मैंने आपके बारे में सुना कि आप पहले पुलिस में थे। आपने पुलिस छोड़ी क्यों है? अगर मैं पुलिस ना छोड़ता तो कहीं ना कहीं तो मैं शहीद हो चुका होता। आई स्विच्ड माई जॉब और मैंने पढ़ाना शुरू किया। कोई ऐसी फेलियर आपको याद हो कि यार ये मेरे लिए बिगेस्ट फेलियर है, इसने मुझे बहुत सिखाया? मेरे लिए यार बिगेस्ट फेलियर, मैं अपनी जिंदगी में 3 से 4 साल अकेला रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ योर लाइफ। ऐसे पहले आता है एक्स। तो आप एक्स में फंसे रहते हैं तो जिंदगी का वाई जेड पूरा नहीं करते। कोई ऐसा रोल किया आपने आज तक उसने आपको खुद चेंज कर दिया हो? आई प्लेड एन वेरी इस्लामिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसमें मैं पूरी शूटिंग में मैं एक दफा भी नहीं टीवी पे उस स्क्रीन पे हंसा। अगर हमने इस इंडस्ट्री को बेहतर करना है, आपके पास अथॉरिटी है, क्या चेंजेस लाएंगे? मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सबसे पहले तो इस एजुकेट all the people in whatever they are doing. Hello and welcome to another episode of Views Matter podcast. Today we have invited Haseeb Khan साहब for the podcast. फेमस एक्टर हैं, फेमस टीचर हैं। मैं फेमस टीचर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके ना बहुत सारे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फ़ैन हैं। ये हमने जानना इनसे कि आपके स्टूडेंट जो हैं वो फ़ैन किस तरह से हो गए हैं। हमने सुना था मीडिया इंडस्ट्री में तो फैंस होते ही होते हैं जब आप एक्टर होते हैं, लेकिन टीचर के तौर पे आपने किस तरह से बच्चों को अपना फ़ैन किया, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और आजकल के बच्चे बड़े कुछ मायूस से हैं, कंफ्यूज से हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है। तो इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कितना मैटर करता है, इसको हमने डिस्कस करना है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करेंगे, और हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ओवरऑल जो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं बेहतर, उसके लिए कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको हमने आज डिटेल डिस्कस करना है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप जीते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने यही कहा कि जी स्टूडेंट्स मेरे उनमें मैं फेमस हूँ। वो उनकी बात यही है कि बच्चों को बच्चों की तरह की बातें करनी ही अच्छी लगती हैं। बच्चों को कोई आप कुछ समझाना शुरू कर दें तो वो बच्चे उधर से दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए बच्चों में रह कर बच्चों की तरह की हरकतें करके तो आप उनको उनके साथ घुल मिल के ही अपना काम और अपने आप को फेवरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, बट एक चीज़ मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था, वो ये कि मैंने आपके बारे में सुना कि आप पहले पुलिस में थे। आपने पुलिस छोड़ी क्यों है? ठीक है, और अगर आप पुलिस ना छोड़ते तो आज आप किस मकाम पे होते हैं? यार अगर मैं पुलिस ना छोड़ता तो कहीं ना कहीं तो मैं शहीद हो चुका होता। तो मुझे जिस तरह के काम चल रहे थे, जिस तरह की यहाँ पे वो बम धमाके और वो बाकी चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका होता। ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये है कि शायद एसपी तक या डीएसपी एसपी तक होते, क्योंकि जितनी स्लो आपकी प्रमोशंस हो रही होती हैं। हमारा बैच जो था, 2 बैचेस आए थे जो इंस्पेक्टर्स के बैच थे। पहला 95 का बैच था और फिर हमारा 97 का बैच था। तो 97 के बैच में मैंने 6 महीने काम किया, और 6 महीने काम करने के साथ मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और मुझे यहाँ पर हाँ टर्नौटी बहुत अच्छी लगती है, यूनिफॉर्म पहनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो काम है, जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं, वो समझ नहीं आ रही। हालांकि मेरे वाले साहब खुद पुलिस में थे, तो मेरी अम्मा को नहीं पसंद थी पुलिस। अम्मा ये कहती थी कि मैं तुम्हारे अब्बा के लिए भी दुआएं करती हूँ, तुम्हारे लिए भी दुआएं करनी शुरू कर दूँगी जी, क्या हो रहा है। तो अम्मा के कहने के ऊपर आई स्विच्ड माई जॉब और मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब माई अब्बा वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी, और मेरे नाना जो है वो बॉटनी के प्रोफेसर थे। तो अम्मा वो इट वाज इन द फैमिली टीचिंग, और मुझे लगा कि मेरे माँ बाप को ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि उनका बच्चा क्या कर सकता है, तो मैंने फिर अच्छा, अदर देन पेरेंट्स आपका अपना इंटरेस्ट था वैसे पुलिस के अंदर? मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मुझे था कि, और मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि अगर सीएसएस करके आ जाओ, असिस्टेंट कमिश्नर ये एएसपी लग जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसमें हुआ नहीं, एलोकेशन नहीं हुई। मतलब पास हो गए लेकिन एलोकेशन नहीं हो सकी, तो वो एक रह गया काश या इफ़। तो लेकिन ठीक था। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगना शुरू किया, क्योंकि मेरे और मेरे असातिज़ा के दरमियान बहुत गैप था। उस वक्त होता था कि हम 90s की अगर आप बात करें तो आप सर के अस्सलाम वालेकुम सर करके आपने निकल जाना है, आपने कोई बात नहीं करनी। तो मैंने कहा यार अगर मैं टीचर बनूंगा ना तो मुझे सबसे दोस्ती करनी है, अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहूँगा, गपशप लगाऊंगा, तो फिर देखते हैं कि उनमें क्या चेंज आता है। तो 97 में जब मैं गया हूँ तो उस वक्त मतलब आई वाज शायद 23-24 एज थी। तो उनके साथ जो बच्चे थे वो 19-20 साल के बच्चे थे जिनको मैं पढ़ा रहा था। तो वो आप समझ लें कि आपके दोस्त ही बन गए बच्चे। तो वो उनके साथ फिर एंजॉय किया। लेकिन आप सोचें कि लाहौर में एज ए टीचर आना
इट्स रियली एन ऑनर। लेकिन उससे पहले मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झीका गली मरी में पढ़ा रहा था। तो मरी में 2-1 महीने पढ़ाया, तो वो बड़ा एक अजीब, अब गवर्नमेंट कॉलेज से एक स्टूडेंट है जो अंग्रेज़ी बोलता है और अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहता है, और वो मैं हिस्ट्री पढ़ाना के लिए गया, तो मैं उनको सबको कह रहा हूँ कि जी बाबर केम इन 1526, तो वो मुझे मेरे साथ वाले टीचर कह रहे हैं कि नहीं जी आपने ये नहीं कहना कि बाबर केम इन 26, आपने उनका ना बाबर 1526 में आया। तो मैंने कहा भाई ये वाली कंसिडरेशन जो है ये नहीं हो सकती है, आप इनको इस तरह से छोड़ दें। लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों को भी समझाना, उनके साथ गपशप लगानी, वो 2-4 महीने थे मेरे झीका गली मरी में। उसके बाद फिर मैंने आई टोल्ड माई डैड कि यार इफ़ यू वांट मी टू एक्सेल इन दिस फील्ड तो लाहौर ले आए मुझे। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं उस वक्त ना पुलिस को मैं छोड़ा था, और पुलिस को छोड़ के मैं आ रहा था लाहौर, और जिसकी सीट पे आ रहा था वो लेक्चरशिप छोड़ के पुलिस में जा रहा था। तो वो हमने वो इस तरह से वो स्वैप हुआ। और आज वो कहाँ पे हैं? आज ये डीएसपी होंगे जी, मुझे उनका अंदाजा नहीं है। देखे ना, मैं आपसे यही पूछने लगा था कि अगर कभी ऐसा होता है, कोई रिग्रेट कभी हुआ कि अगर मैं ना ही छोड़ता पुलिस तो आज मैं एसपी या शायद उससे ऊपर रैंक पे होता जी। मतलब एक आपकी एक अपनी फील्ड है, लेकिन आप जिस तरह के लोगों में रह रहे होते हैं फिर आपका काम उसी तरह ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप, अगर मैं पुलिस में होता तो जिस तरह मेरे अब्बा कह रहे होते हैं कि दुनिया में हर बंदा जो है वो गलत है अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ राइट। तो एज अ टीचर मैं हर एक को ये देखता हूँ कि दुनिया में हर बंदा जो है वो राइट है अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ रॉन्ग। तो वो मेरा आइडियोलॉजी अब एज अ टीचर बड़ी डिफरेंट हो गई। तो ठीक है, मुझे लगता है कि टर्नोटी ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा थी, और आपको काम बड़े डिफरेंटली बड़ी आसानी से आपके पाकिस्तान में हो जाते। लेकिन आई थिंक एज अ टीचर भी जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से हमारे जैसे गरीबों के काम भी चल ही रहे होते हैं, तो हम उसी तरह ही चलते रहते हैं। चलिए, अगर हम कंपैरिजन करें, आपके इंट्रो के अंदर ही एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, एक तरफ टीचिंग है, एज अ टीचर हैं, एक तरफ एज अ आप एक्टर हैं, आप खुद को क्या ज़्यादा कहलवाना पसंद करते हैं? आई बिलीव टीचर, क्योंकि टीचर मुझे पढ़ाते हुए अब इस वक्त तकरीबन 29 साल हो गए एज ए टीचर, और जितना मेरा बच्चा मेरे से एसोसिएट करता है, ड्रामों में शायद इस तरीके से एसोसिएशन नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स के साथ ज़रूर एसोसिएट किया जा सकता हो, लेकिन एज ए टीचर व्हेन आई गो टू माय क्लास तो वो वहाँ पर जिस तरीके से आपको बच्चे समझ आते हैं, और एक सेमेस्टर के लिए वो बच्चे आपके पास आते हैं और आप उन बच्चों में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब दिस इज़ व्हाट गिव्स मी मोर पैशन कि ओ यार ये बड़ा मज़ेदार काम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो कि पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूँ मैं तो मुझे ये होता है कि यार एक सेमेस्टर पढ़ाया तो उसके बाद ना आपको कहीं किसी ड्रामे में चला जाऊं, कोई बेशक छोटा सा एक रोल कर लूं, ताकि अपने आप को वो एक टीचर का स्विच ऑफ किया, एक्टर का स्विच ऑन किया, और उनके बाद और आपको एड्स भी ऑफर आते हैं एड्स के। हाँ जी, एड्स के लिए अब ज़्यादा एड्स की तो मैं कभी मैं हंस रहा होता हूँ, दिहाड़ी मैं उनको कहता हूँ। टीचिंग के साथ ये चीज़ें मैनेज करनी ज़्यादा ईजी है मेरा ख्याल है, एड्स ज़्यादा, क्योंकि जब आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो आपको ये भी होता है कि आप 10-10 दिन 12-12 दिन के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। एड में 1 दिन या 2 दिन के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं और आप चले जाते हैं। उसमें आपके बॉस भी ये कह रहे होते हैं कि यार चाहे 1 या 2 दिन की बात है, इसको हम छोड़ देते हैं, ले लेते हैं, तो हम मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है। और विच प्रोफेशन टीचेस यू मोर अबाउट लाइफ, एक्टिंग और एजुकेशन? एजुकेशन, आई बिलीव देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज दैट आई हेयर फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, और उन स्टोरीज से सुनकर और उनको उसका जवाब देना, उनको बताना कि तुम्हारी कहानी में तुम्हारी क्या वैल्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई रोल कर रहे होते तो रोल से लोग क्या डिपिक्ट करते हैं वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब आप लोगों को खुद, मैं मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं और मैं उनको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो आई थिंक कि मेरी बहुत सी बातें जो हैं वो उनके जहन में आ जाती हैं, तो वो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छा, एक चीज़ वो ये कि मीडिया इंडस्ट्री की मैं चाहूँगा हम थोड़ी सी ज़रा ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन को ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने एक करैक्टर किया और बड़ा ज़बरदस्त किया, इंस्पेक्टर खोजी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामा की बात कर रहा हूँ, जो कि आई गेस 2006 में आया जी, 2005-2006 में आया, और बड़ा पसंद किया गया, बहुत फेमस वो ड्रामा था, टीवी प्रोग्राम था। ये कहें कि आजकल के ड्रामाज या आजकल के जो देख रहे हैं आप चीज़ें जो चल रही हैं टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स की सूरत में, किस तरह से कंपेयर करते हैं? आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट आई है टाइम के साथ साथ या डिक्लाइन देख रहे हैं आप? जब प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करते हैं वो तो वाकई बहुत इम्प्रूव हुआ,
प्रोडक्शन क्वालिटी में हमने जिस तरह जब हम शूट किया करते थे उसमें लेकर आज का शूट जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, बेहतर हो गया है काम। लेकिन जहाँ पे आप कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट बहुत कम रह गया है। आप अपने पाकिस्तानी ड्रामों में भी देखें तो बहुत से ड्रामाज ऐसे हैं जो कि आपको इंडियन फिल्मों से यहाँ पे उनका आइडिया लेकर वो ड्रामे बना रहे हैं और ड्रामे बनाकर उस तरह की चीज़ें चल रही हैं और लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि 90s का टाइम था। 90s के वो बच्चे थे ही नहीं जो कि अब इस वक्त वो चीज़ें देख रहे हैं, तो दे आर वेरी मच ओहो यार बड़ी अच्छी कहानी है। लेकिन मैं कोई ड्रामा देखता हूँ तो मेरे बेटी मुझे कहे बाबा ये बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं कहे बेटा फलां इंडियन फिल्म है उस तरह का ड्रामा ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बॉलीवुड फ़ैन हूँ तो मैंने बॉलीवुड ही को उसी तरह देखा है। तो मुझे वो लगता है कि हमारे पास कंटेंट जो है उसकी कमी हुई है। और एक और चीज़, 7 बजे से लेकर 7:30 और 7:30 से 8 का एक टाइम स्लॉट हुआ करता था जिसमें कॉमिक सिटकॉम्स चलते होते थे, ठीक है। आजकल सिर्फ एक बुलबुले चल रहा है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। हमने टिमी जी किया था, हम कपल्स एक हमारा हम टीवी पे प्ले चलता था। उसके बाद हमने बहुत से 7 से 8 का जो टाइम होता था वो हमारा होता था जो कॉमेडी करते होते थे, लेकिन ये इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और आखिरी उसके बाद कॉलेज जीन्स भी चला बहुत। जी कॉलेज जीन्स भी, वो हमसे पहले था जी, कॉलेज जीन्स उस वक्त चल रहा था। तो उसके बाद रबर बैंड वासे ने और अहमद अली भट्ट ने बनाया, वो सब के सब लोगों के साथ आया, मज़ेदार चीज़ थी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, वो कॉमेडीज जो है रात को 11 बजे ले गए कि जी 11 से 12 का जो शो हो गया जिसमें तमाम कॉमेडियंस बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं। क्यों मतलब आपके पास जो बच्चों को दिखाने के लिए कॉमेडीज हैं या उनको बताने के लिए हैं, तो 7 से 8 का के टाइम जो है, अब इन्होंने 7 से 8 एक ड्रामा कर दिया, वही आप उसमें 2 सिटकॉम्स कर दें तो कम से कम जो एक्टिंग करने वाले हैं, जो कॉमेडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको कम से कम अच्छा लगे। लेकिन ये चीज़ जो ख़त्म हुई है, ये मुझे बहुत फेमस ड्रामास थे, हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं। अंधेरा उजाला का नाम बड़ा सुना है, हवाएं ड्रामा था, वो कहते थे ये उस वक्त स्टोरी बोर्ड पे बहुत काम किया जाता था। अब आपका मतलब मैं ये आपकी बात से अज्यूम कर रहा हूँ कि जो कंटेंट है उसमें हम कमी देख रहे हैं, प्रोडक्शन वाइज हम बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। जी जी, और थोड़ी सी प्लानिंग हमें चेंज करनी चाहिए। जी, हमारे लिए ये है कि हम पिछली दफ़ा जब आप पीटीवी पे आते हैं तो पीटीवी पे आपकी रिहर्सल्स हुआ करती थी, हर एक टाइम था रिहर्सल। लेकिन अब चूंकि एक्टर्स इतने मतलब मशहूर हुए हैं और उसके बाद मसरूफ़ भी हैं, तो वो दोनों में वो एक सेट पे गए हैं, उसके बाद 4 दिन के बाद वो किसी और सेट पे हैं, फिर कहीं और हैं, तो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई तो बहुत कर गए। लेकिन ऑन दैट थिंग कि जहाँ पर जो सीजनड एक्टर्स हैं वो तो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मनूवर भी कर लेते हैं, अडेप्ट भी कर चुके होते हैं। लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई थिंक कि मतलब इसी तरह की चीज़ें, ज़्यादातर फोकस की कमी जो है वो हो गई। अच्छा, ये आप समझते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन बहुत सारे रोल मॉडल्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। रोल मॉडल इसलिए हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि हम किसी को किसी के अंदर खूबियाँ देखते नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है। मैं जैसे अभी बिहाइंड द कैमरा भी अभी हम जब बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई सुपरस्टार नहीं मिलता, क्योंकि देयर आर पीपल कि जो हम अपने ही अपनों की टांगे खींच रहे होते हैं। मतलब अगर किसी बंदे ने ग्रो कर गया है और वो अपना नाम बना लिया है तो अपने नाम के साथ मतलब वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन विद द वर्क दैट ही और शी हैज़ डन। अगर वो काम नहीं कर रहे या अगर उन्होंने जो भी किया है तो एज अ स्क्रीन, वो जो स्क्रीन प्रेजेंस जो है उसमें तो उनकी हमें शाबाशी करनी चाहिए। और सब लोगों को, जो भी जूनियर्स हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए। उनको जो मेरा ख्याल है उनको नहीं मिल रही होती, और वो शायद हर एक हम कंट्रोवर्सी को ही ढूंढ रहे होते हैं। इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सी निकलेगी? ये करना छोड़ दें तो हम शायद रोल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखें कि आपके हमसाया मुल्क के अंदर आप जितने भी काम करते हैं, लोगों को कम से कम, बेशक वो क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर्स हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, कोई भी हैं, मतलब वो उनको पता है कि आपने अपने लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। तो वो यहाँ पर आपकी वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो ज़रा थोड़ा सा कम है। और एक दूसरे को भी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ऑन दैट बेसिस। हमें भी लोगों को कहें कि जी लोग कैसे हैं, तो हम लोगों की नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं रादर देन लोगों की पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करें। तो उसमें अगर हमारी आदत ये बन जाए तो ज़्यादा अच्छा। टांगे खींचना छोड़ दें। एग्जैक्टली, टांगे खींचने के साथ यही है कि ये मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे ये रोल दे दें या कोई बाकी चीज़ें आ जाए। तो आई थिंक कि कभी कभी आपको यकीन होना चाहिए अपने ऊपर कि जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, जो मिल गया उसके अंदर यू नीड टू डू योर बेस्ट। अच्छा, मैं जब एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ और आप उसका ऑनेस्टली आंसर करेंगे, क्योंकि आपने इतना अरसा इस इंडस्ट्री को देख लिया और बड़े करीब से देख लिया। मुझे ये बताएं कि ड्रामास भी किया आपने, ठीक है, आपने एड्स तो कर भी रहे हैं अभी आप,
अच्छे रोल्स भी आपने किए, फिल्म भी आप कर चुके हैं, मेरा ख्याल है जी। तीफा एंड ट्रबल में भी आपने भी जी तीफा एंड ट्रबल में मेरा रोल कट गया था, लेकिन अच्छा, अली जफर भाई ने अपने फिर फेसबुक पेज के ऊपर मेरा वो डिलीटेड सीन लगाया था। ठीक तो है, वो इसलिए लगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में टैलेंट मैटर करता है कि नेटवर्किंग मैटर करती है? टैलेंट मैटर जरूर करता है, मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन नेटवर्किंग की पावर ज्यादा है। टैलेंट जरूर है, मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास आपने 12 कास्टिंग करनी है तो 12 कास्टिंग में से शायद आपके 6 या 7 कास्टिंग्स हैं वो बिल्कुल ऑन मेरिट ही होंगी, लेकिन जो छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल्स होते हैं उनकी जगह कहते हैं अच्छा यार इस बंदे को चांस दे के देख लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग काम आ जाती है। और आपके ख्याल से कि ये चीज़ ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वही आप एक बंदे को चांस देते हैं नेटवर्किंग के थ्रू ही, और अगर वो बंदा अपने आप को प्रूव कर देता है तो वो उसके लिए एक चांस बनता है एंड ही स्टार्ट्स ग्रोइंग अप। कोई ऐसा रोल किया आपने आज तक उसने आपको खुद चेंज कर दिया हो उस रोल के करने के बाद? एक रोल था जी जो मेरा मेरा बहुत एंटी था, और वो था मिसेस एंड मिस्टर शमीम में। आई प्लेड एन वेरी इस्लामिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि अपनी बेटी को मदरसे में भेजता है, और उसके साथ मदरसे में वो जो मदरसे के जो मौलाना साहब होते हैं वो उसको अब्यूज़ करते हैं उस बच्चे को। तो मेरे लिए वो वाली कंसिडरेशंस थी कि मैं उसको मानता नहीं हूँ कि जी मौलाना साहब ये नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसमें मैं पूरी शूटिंग में मैं एक दफ़ा भी नहीं टीवी पे उस स्क्रीन पे हंसा। अच्छा। तो वो मेरे लिए, अगर मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे लिए ये है कि मैं हर जगह पे ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, एज अ टीचर भी, एज अ पर्सनालिटी भी। तो लेकिन वहाँ पर आई वॉज वेरी मच सीरियस, चेंज्ड। तो वो चेंज्ड। और उसमें जैसा कि आई ग्रू बियर्ड, मैंने वो दाढ़ी रखी हुई थी, और उसके बाद वो वाला जो तकरीबन को 7-8 महीने, वो एक ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके अलावा सच अभी कोई नहीं। और एक मैंने अभी ड्रामा किया था ब्रेकिंग न्यूज़, काशिफ निसार साहब का ही था। उसमें मैं एक टीवी चैनल का डायरेक्टर प्रोग्राम्स बना था, तो वो मुझे लगा कि मुझे फील आने शुरू हो गई कि हाँ कि मैं इस तरह का क्योंकि मैं नॉर्मली 1999 से जी आई बीन वेयरिंग शलवार कमीज, मैं बहुत कम पैंट्स पहनता हूँ, पैंट शर्ट्स पहनता हूँ। तो वो उसमें मैंने पैंट शर्ट्स पहनी, सूट्स पहने, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी मुझे पहनना चाहिए। अच्छा, एक रोल का इंतजार कर रहे हैं आप, एक रोल मिलना चाहिए आपको, वो है पॉलिटिशियन का। एग्जैक्टली। मैंने सुना था कि आपको शौक है। जी, मुझे अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं आया। सर लगता है वैसे आप पॉलिटिशियन रहे हैं आप जी। वेस्ट कोट और शलवार हाँ, वो मैंने अपने पहनावे से तो लोगों को बताना शुरू किया हुआ है कि भाई मेरे पॉलिटिशियन का रोल दे दो। लेकिन अभी एक ड्रामा था फरार, उसमें आई प्लेड अ पॉलिटिशियन, जिसमें मेरी 2 बेगमात होती हैं, और मेरा जो पहली बेगम के जो भाई होते हैं वो मुझे मार देते हैं। अच्छा। तो वो उसमें एक छोटा सा 7 एपिसोड्स का सीन था, लेकिन अच्छा था। लेकिन अभी भी ये है कि एज अ पॉलिटिशियन जिस तरह अगर आपके गिर्द एक कहानी घूमती हो, तो वो एक मुझे आई थिंक बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग लगती है आपको? इंटरेस्टिंग लगती। अच्छा, ये रोल्स तो आपको ऑफर होते होंगे ड्रामास के, अच्छे रोल्स भी ऑफर, कौन सा ऐसा रोल है कोई आपको ऐसा ऑफर हो रहा है आप कह रहे नहीं मैं ये रोल नहीं करना, मैंने रिजेक्टेड? नहीं, कभी कभी ना आपका वो समझते हैं कि आप एज एन एक्टर आपको आ रहा है कि जी एक अंधे का रोल है या वो फलां का रोल है, तो वो आप इस एज के अंदर आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट थिंग कि ओह वाओ इफेक्ट क्या है क्या नहीं, वो इतनी कोई टेंशन लेने वाला काम मुझे नहीं लगता। तो मैं कहता हूँ सादा सौंफ सुपारी काम करी चाहिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आई बिलीव कि एज अ विलन काम करना ज़्यादा, क्योंकि अपनी एंटी है, तो एंटी में आपको कहीं आम जिंदगी में तो विलन बनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आपने एक नेगेटिव रोल किए हैं आपने। जी मैंने किया। अच्छा, लोग इसको वैसे रियल लाइफ में भी देखते हैं ये बंदा नेगेटिव है, या उस रोल से होती नफरत रोल से हो जाती है, बंदे से नहीं होती, रोल से हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों ने जब रांझा देखी थी तो देखा था, तो वो उनके ज़हन में बन चुका था कि वो ये किस तरह का बंदा है, नेगेटिव है, ये क्या है। उसके बाद जब मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी देखा तो उन्होंने कहा ओए ओए यार तुझे देख के, तेरे कैरेक्टर को देख के हमने बहुत गालियाँ दी तुझे। तो मैं कहा अच्छा जी बहुत शुक्रिया। तो वो हमारे लिए जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये अंदाजा है कि जी मैं उस तरह का नहीं हूँ, तो इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर। वो सर हमने एक इंटरव्यू किया इसी व्यूज मैटर पॉडकास्ट के लिए, इंडियन एक्टर रजा मुराद साहब, उनका हमने एक इंटरव्यू किया, और वो नेगेटिव रोल बहुत प्ले करते थे। तो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें भी वो चीज़ें कहते हैं मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी उस नेगेटिव रोल की वजह से। तो ये अब लोगों के बारे में आपका एक इमेज बनना शुरू हो जाता है, पर्सनैलिटी बन जाती है। लोग मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज में भी ये बात की कि व्हेन आई वाज प्लेइंग ये रांझा कर दी मैं हाजी साहब का कैरेक्टर,
तो मुझे लोगों की तरफ से डांट भी पड़ती रही। एक खातून नकाब में आई और उन्होंने मुझे कहा ऐसे करते हैं छोटी सी बच्ची के साथ तुम ऐसे करोगे बगैर हाजी। तो मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट था कि मेरी, और मैं ऑन अ लाइट नोट हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरी बीवी को मेरे पे शक नहीं है, उसको यकीन है कि इस तरह का हो सकता है। तो उनके लिए वो मेरी बेगम बच्चे साथ थे एंड जब उन्होंने बात की गई तो मेरी बेगम ने मुझे ऐसे देखा तो मैं कहा अल्लाह की कसम ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी तुम हाजी साहब हो, और उसके बाद उन्होंने मेरे से तस्वीर भी खिंचवाई। लेकिन आई थिंक के जो पहला रिएक्शन था उनका, वो पहला रिएक्शन बड़ा नेचुरल था। तो वो अच्छा, हर चीज़ आपकी उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, सक्सेसफुल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में नेगेटिव भी साबित होती हैं। कोई ऐसी फेलियर आपको याद हो कि यार ये मेरे लिए बिगेस्ट फेलियर है, इसने मुझे बहुत सिखाया, मुझे टीच किया इस चीज़ ने? मेरे लिए यार बिगेस्ट फेलियर, मैं अपनी ज़िंदगी में 3 से 4 साल अकेला रहा हूँ। मतलब आई वॉज टोटली अलोन इन माई हाउस। और मेरे लिए वो कंसिडरेशंस थी कि मैंने अपनी अम्मा और अब्बा को, मेरी बहन उस वक्त इंडिया थी, मेरा भाई उस वक्त लंदन था, और मेरे अम्मी अबू उस वक्त बहावलपुर थे। तो एक ज़िंदगी का एक फ़ेज़ आया तो मैंने अपनी अम्मा को बुलाने को कॉल किया। मैंने माँ जी को कहा कि मैंने कहा माँ जी मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाए। तो मेरी अम्मा ने बड़ी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बेटा जिनके माँ बाप नहीं भी होते ना तो वो ज़िंदा रहते हैं, दिस इज़ योर लाइफ एंड यू नीड टू लिव इट। इस तरह से नहीं है कि मैं आज हूँ तो मैं कल नहीं होंगी तो तुम क्या करोगे। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से सोचो, और जब तुम अकेले में अपने आप को स्ट्रेंथन कर लोगे तो फिर देयर इज़ नथिंग that would matter to you। तो मैं कहा जी ओके। तो दैट वाज इन 2002 एंड 2003 का ये टाइम है। और उस वक्त से लेकर मतलब अब तक की भी अगर आप बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी होता है कि इंसान अकेला बैठ के सोच रहा होता, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अगर मुझे वो ना टाइम मिला होता तो शायद मैं उस तरह का हसीब खान होता ही ना। तो मेरे लिए वो था कि जी मेरे पूरे घर में आई यूज्ड टू बी अलोन। तो मैं 12 बजे ट्यूशन्स पढ़ाता था मेरे घर पे, मैं आइल्स पढ़ाता होता था, CSS की अंग्रेज़ी पढ़ाता था। तो मेरे पास 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चे आए होते थे। तो 12 बजे जब बच्चे जाते थे तो मैं अपने टीवी लाउंज के टीवी ऑन करके सोता होता था कि मुझे ये लगे कि मेरे घर में कोई है और कमरे में आवाज़ आ रही है, जो भी कोई चैनल लगा हुआ है उसका मुझे नहीं होता था, लेकिन वो टीवी चल रहा होता था कि जी यार ये देयर इज समबडी देयर इन द हाउस। इस तरह की भी आपने अपने आप को वो अकेला देखा। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक चीज़ जब आप अपनी लोस्ट पे होते हैं ज़िंदगी के और उसके बाद आप उठते हैं तो आप अपने आप को खुद ही पैट कर रहे होते हैं कि यार खान जी कमाल कर दिया आपने। और मेरे पास अब जो बच्चे आते हैं, बहुत सी रिलेशनशिप्स भी बच्चों के होते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो वो आते हैं, उनको सर आपको क्या पता जो हमारी जिंदगी में मैं कहा बेटे जो साढ़े नाल होया साढ़े नाल नहीं होया है। तो हम आपको, और मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, बीन देयर डन इट वाला कॉन्सेप्ट है जो आप टिक कर देते हैं कि हाँ हाँ ये ट्रोमाज हुए हैं हमारी जिंदगी के अंदर, टिक खत्म। तो लेकिन आपको, अगर आप अपने आप को देखते रहेंगे, शैकल्स के साथ बंधे रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। मैं अपने स्टूडेंट से एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ दैट्स व्हाट आई थिंक कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ योर लाइफ, ठीक है, लेकिन वाई से पहले आता है एक्स। तो आप एक्स में फंसे रहते हैं तो जिंदगी का वाई जेड पूरा नहीं करते। तो जब आप अपनी जिंदगी का वाई जेड पूरा करना है तो आपको एक्स से बचना है, और एक्स हर एक का होता है, ये इसका कोई टेंशन नहीं है। एक्स इज द पास्ट। तो अगर आप उससे इतने स्ट्रेंथन होके निकल गए तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कामयाब हो गए। और अगर आपको जिंदगी का वाई समझ आ गया तो हाउ क्लियर हो जाता है। अच्छा, और वाई को समझने के लिए आपको एक्स से निकलना है। ये बड़ी अपने जबरदस्त बात की है। एक्स से आपको निकलना है। पास में फंसे रहते हैं आप अपने ना, आप हमेशा ये कहेंगे कि काश मैं ये कर लेता या कर लेती। ओ भाई, आज से 10 साल पहले भी तुम्हें अपने आप से प्यार था, आज से 10 साल के बाद भी तुम्हें अपने आप से प्यार होगा। तो तुमने जो भी चवल मारी वो तुमने खुद मारी, और तुम व्हाई डू यू ब्लेम द एनवायरमेंट, द पीपल? नहीं है, आपको अच्छा लग रहा था वो काम करने का, आपने किया। तो उसके बाद आप ये बात क्यों कहते हैं कि यार वो अगर ना होता ना तो आज मैं कुछ और होता? नहीं, वो अगर हुआ तो आज आप ये हैं। तो आप अपने आप को रिएक्ट देखें। जिंदगी में एक स्ट्रेट लाइन जब ECG की होती है तो ECG की स्ट्रेट लाइन का मतलब है डेथ। जब आप ऐसे चल रहे हैं तो ऐसा मतलब ये है कि आप यू आर अलाइव। तो मैं हमेशा कहता हूं आपकी ECG से एंगेज है, यू एंगेज योर सेल्फ विद एक्टिविटीज दैट
that keeps you alive. You connect yourself with people who are positive and you need to gather memories. तो आपकी ये जो ECG है, ECG आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी होनी चाहिए. You engage, connect and gather. हम लोग क्या करते हैं, हम engage कर रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे, कनेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ और गैदर भी सोशल मीडिया की मेमोरीज कर रहे हैं. लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो जो सोशल मीडिया वाले हैं वो सिर्फ हमें हमारे पेज पे लिखेंगे ओहो वेरी सैड, रेस्ट इन पीस. लेकिन जिन लोगों के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो अगर आपके साथ आते हैं तो वही तो आपका सरमाया. इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं. तो हम अपने करीब वाले लोगों को माशाल्लाह हम नहीं पूछते. जो बेचारा वो बैठा ना सत समुद्र पार, उसको हम कह रहे होते हैं यार वो मेरे नाल हो जाए ना तो फिर कमाल है. तो हमारा वो काम ऐसे चीज़ों में हम बड़े डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं. अब सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया और वाकई में अक्सर हम ये बात भी करते हैं कि यार किसी को हमने ईद भी विश करनी है ना तो वो जाके उसको बस एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हम लोग आपस में हो गए. जो मिलने वाला पहले सीन था हमारे दरमियान वो भी ख़त्म हो गया. बर्थडेज विश करनी है अगर फेसबुक पे आ गई तो विश कर दी, अदरवाइज आप खुद से याद नहीं रखनी अपने आसपास के लोगों की. हमने ना बेटा लॉजिक से चीज़ें काम करना शुरू कर दी. वी आर मोर लॉजिकल अबाउट पीपल, अबाउट थिंग्स एंड अबाउट आवरसेल्व्स. लेकिन वो क्या कहते हैं, लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कहते हैं कि यार मेरा दिल चाह रहा है. हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरा दिमाग चाह रहा है. हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है. तो जब आपका दिल चाह रहा होता है तो कर ले. फिर उस वक्त क्या सोचते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये नहीं सोचना. तो फिर आपने कर दिया. हाँ, उसमें जब आपको गिल्ट है तो उस गिल्ट के लिए आप कहते हैं कि यार ये मैंने काम किया कि अच्छा नहीं था, आई वोंट डू इट अगैन. तो आप ये या किसी को देख के कह रहे हैं यार इसने जो ये काम किया यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह का काम मैं नहीं करूंगा. फाइन, आप अपने आप को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं तो जिंदगी में आप आगे चलेंगे ना, वरना कैसे जाएंगे आप आगे. राइट. अच्छा, इसी फील्ड में एक चीज़ मेरे और माइंड में थी, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूँगा. ऐसा बड़ी बार हमने सुना है कि बेशक ड्रामाज हों, बेशक एड्स हों, बेशक फिल्म भी हो, इसमें फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट किया जाता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है लोगों को जो एक्टिंग करते हैं आके, उनके ड्यूज क्लियर नहीं होते. ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक. उनका होता है यार. आप लोगों का अच्छा भला एक पूरा हमारा होता था कि एक सीरियल के इतने पैसे आपको मिल रहे हैं तो आपको अपने सीरियल के पैसे मिल जाते थे, खत्म. माशाल्लाह कुछ प्रोडक्शन हाउस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार आप ना दिहाड़ी के मजदूर बन जाए और आप पर डे के हिसाब से लेना शुरू करते हैं. तो वो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जी पर डे पे हमें इतना मिल जाता है, वी आर फाइन विद दैट. मुझे कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के साथ कि आपने ये बनाया, लेकिन जो आपने काम दिया कि आपने 1 महीने काम किया और उसके बाद आपको उसके पैसे अगर 90 दिन के बाद मिल रहे हैं तो व्हाट्स द यूज़. तो देखें, आपने आपके साथ घर है, आपने अपने बच्चों को पालना है, आपने अपने आप को देखना है, आपने अपने आप को किसी एक लेवल के ऊपर आप एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो आपने अपना एक स्ट्रेचर भी रखना है. तो आप उसको क्या करेंगे और आप लोगों से मांगते फिर रहे हैं. और लोगों को भी आदत हो गई है कि हो यार अभी नहीं आया, वो चेक नहीं मिला, वो साहब हैं, वो साहब बाहर चले गए. अबे क्यों चले गए हैं बाहर भाई? उनको ये जब उनका काम है तो उनका काम आप करके जाए ना. मैं मेरे वाले साहब एक बात करते थे, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज. जहां पे अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? तो आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं तो जिसको आपने पैसे देने वो भी तो बेचारा मैनेज ही कर रहा है ना अपने फाइनेंसेस को. तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो ना करें यार आप काम, या किसी और के साथ है तो आप उस तरीके से अपने आप को देख लें. लेकिन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. तो मुझे लगता है कि अपने पैसे उसी वक्त ही मिल, आजकल बहुत सी बड़ी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि वो उसी वक्त ही 1 महीना आपने 5 दिन काम किया या 10 दिन काम किया, उसके 4-5 दिन के बाद पैसे आपके पास हो जाते हैं. ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं. लेकिन जो नए बेचारे स्टार्ट होते हैं उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आ रही होती, इस वजह से वो परेशानी क्रिएट करते हैं. अच्छा, ये बताएं कि अगर हमने इस इंडस्ट्री को बेहतर करना है, आपके पास अथॉरिटी है, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्या चेंजेस लाएंगे, किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इसकी एजुकेशन है, यू नीड टू एजुकेट द पीपल हु आर इन द मीडिया इंडस्ट्री. बहुत ज़रूरी. एज वेल. हाँ जी, एज वेल. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बंदा अपना पैशनेट होके वो यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन उसके बाद उसको ग्रूम करना वो भी एक इस इंडस्ट्री का काम है.
होता क्या है कि हमारे पास जितने भी एक्टर्स हैं वो अपनी मेहनत से ग्रूम हो रहे होते हैं। वो जाते हैं, वो डिफरेंट जगह से देखते हैं अपने आप क्या पहनावा पहनना है, गुफ्तगू कैसे करनी है। यही क्रिकेटर्स की बात है, यही हमारे एक्टर्स की बात है। अब आप ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने इस वक्त फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने उसका अनाउंस किया है, और उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाने के लिए दिए हैं कि जी हम अपनी फिल्में बना रहे हैं कुछ लोगों के साथ, जो भी जिनको पैसे दिए उन्होंने कहा जी फिल्म बना दो। अब मेरा सवाल ये है कि जब आपने वहाँ पे फिल्म सिटी बनाई तो उस फिल्म सिटी के अंदर कम से कम एक आपको एक फिल्म स्कूल टाइप ज़रूर बनाना चाहिए। अब वो फिल्म स्कूल क्या होगा, जो कि पर्सनालिटी के ऊपर काम करेंगे, आपके मैनरिज्म के ऊपर काम करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, आपकी जिस तरह की उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, जो भी आपकी ज़बान है, उस ज़बान को ठीक करने के ऊपर बात की जाएगी कि जिस तरह के कैरेक्टर्स करने, हम उस तरह के लोगों के साथ कैसे बैठते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मुझे उस तरह की कंसिडरेशंस जो हैं वो मुझे लगता है कि हमें इनको सबको एजुकेट करना चाहिए। और जिस तरह आप बोल रहे होते हैं, आप जिस तरह कैमरे के सामने आते हैं, तो दे शुड फील एंड लुक लाइक अ स्टार। हमारे पास ज़्यादातर, नो ऑफेंस टू ऑल द टिकटॉकर्स एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, बहुत जगहों के ऊपर आपके पंजाबी एक्सेंट्स होते हैं, किसी जगह पे आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपके डायलेक्ट में आ रहा होता है, लेकिन इट्स फाइन, डजंट मैटर। लेकिन आपको ये पता है कि मेरे अंदर ज़्यादा पंजाबी है, तो मुझे उसको अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, और मुझे एक नेशनल लैंग्वेज में उर्दू में कैसे बात करनी है। तो एजुकेट करना बहुत ज़रूरी। पहला आप ये देखें कि कितने भी यहाँ पर DOPs हैं, जो DOPs शायद बहुत कम लोग हैं जो कि पढ़ के आए हैं ये इस फील्ड में, लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे DOPs हैं जिन्होंने एज असिस्टेंट्स बने, और असिस्टेंट्स बनने के बाद उन्होंने कहा जी हमें कैमरा आ गया और हमने कैमरे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन कितने लोगों को, कौन सा प्रोड्यूसर है जो कहता है कि यार जाओ एक बार यार सर्टिफिकेशन तो ले आओ ज़रा अपने कैमरे के ऊपर, लाइट्स के ऊपर यार एक सर्टिफिकेशन है, जो जाओ जाके लाइट के ऊपर यार एक सर्टिफिकेशन ही ले आए। हम अपने ऊपर कोई काम ही नहीं करता, और जब काम नहीं कर रहा तो हर एक की अपनी सर्वाइवल की जंग है। नोबडी इज वर्किंग एज अ टीम। तो जब आपका डायरेक्टर भी बाहर नहीं गया और उसने नहीं देखा कि यार क्या करना है, या न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में नहीं जा रहा, या कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, तो जिस तरह की आपने आज से 10 साल पहले फिल्में बनाई वही फिल्में बन रही। तो आपकी आज तक की कोई भी फिल्म नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आई पाकिस्तानी? वो भी मुझे बता दें, उन्होंने कहा जी इंडिया की हेजमनी है। यार आपका कंटेंट कम से कम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कहें कि यार नहीं यार ये वाली चीज़ तो यार आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी कमाल होनी चाहिए कि यार ये आपने कमाल कर दिया है, ये तो हमें चाहिए, ये तो हमारे पास ही यहाँ पे आनी चाहिए। तो आपका वो बायस्ड अलग हो जाता है, आपका काम ज़्यादा बोलता है। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सबसे पहले तो इस एजुकेट ऑल द पीपल इन वॉट एवर दे आर डूइंग। अगर वो कैमरामैन है, या अगर वो लाइटमैन है, या अगर वो लाइन प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी फील्ड में फिल्म की आना चाहते हैं, उनके ऊपर दे शुड बी सर्टिफाइड ट्रेनर्स, सर्टिफिकेशन लेकर आए और फिर देखें कि आपके अंदर कैसे चेंज आता है। अच्छा, ये मैंने सुना है इंडिया में बहुत ज़्यादा है इसकी प्रैक्टिस। जी सर, और हमें इसकी करनी पे चाहिए सर। अभी आप ये देखें कि हम लोग तो किसी तरह पे नहीं होते ना, हमारे एक्टर्स कि बेचारे वो कहते हैं ओहो यार प्रोड्यूसर के कोल पैसे नहीं है, चलो यार सारे एक ही कमरे में बैठ जाओ, और यार चलो सर यार ये हम उनका ध्यान कर रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको यही देखना है कि यार आप कितने इंटेलिजेंटली उन लोगों को बिठाते हैं, उनको बताते हैं, और उनको कैसे आप एलिविएटेड फील करवाते हैं एक्टर्स को। तो आप अपने काम में बेहतर हो जाएंगे, आप उनको थोड़ा सा इजी करेंगे तो आप देखेंगे आप। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो मैं चाह रहा हूँ वो भी डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर मैं एजुकेशन पे आता हूँ जी। ये जो ड्रामाज होते हैं, मूवीज़ होती हैं, ये भी कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट तो होती है, उसमें पर्पस तो पूरा होता है, लेकिन उसके साथ एक मैसेज जाना चाहिए, उसके साथ एक पैगाम। जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं, इंडिया की मूवी थी 3 इडियट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन एक मैसेज था स्ट्रॉन्ग उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ड्रामाज में आपको लगता है कि वो मैसेज जा रहा है, या पहले जाता था? पहले जाता था। पहले इसमें साथ ये था कि आपके पास इतना देयर वाज नॉट ओशन ऑफ नॉलेज नहीं था आपके पास। अब तो ये रहे आपके पास फ़ोन है, आप खड़क खड़क करते हुए रील्स पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ समझ आ ही रही होती है। अब उनके मुताबिक कहते हैं कि आपने कोई आइडिया पाकिस्तान में बनाया, उन्होंने कहा वो ये वाला आइडिया तो ईरान ने बनाया था, ये वाला आइडिया तो इंडिया ने बनाया है फिल्म ने, ये तो जर्मनी की कोई फिल्म है उसने भी ये वाला आइडिया निकाला हुआ है, उसको आपने अपने मुताबिक चेंज कर लिए।
मुझे वो लगता है कि आपको अपने मुताबिक चीज़ें देखनी है कि आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें। अब आप ये देखें कि मजलूम बेटा या मजलूम बेटी का कॉन्सेप्ट है, या मजलूम बहू, हाँ, इस और पे वो माशाल्लाह हर जगह पे हिट है हिट है। कि आपने जहाँ पे जाना है उनका ओहो बहू के साथ जुल्म हो रहा है। तो जितनी हमारी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो बीबियां हैं वो अपने साथ रिलेट कर, वो मेरी सास ने भी ऐसे अच्छा, किया मैंने था। भी यहाँ एक पॉडकास्ट किया था इसी टॉपिक के ऊपर, वो बहुत वायरल हुआ था, बहुत तो ज़्यादा। वो उन्होंने भी यही वाला बॉट कि ओह मेरी सास ऐसी थी, मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी, मेरी नंद ऐसी थी, मैंने ऐसे नहीं, ओहो ये तो बिल्कुल मेरी नंद जैसी है। आपको उस तरह से अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाट आर यू गिविंग टू द पीपल? आज से 50 साल के बाद जब आप यही ड्रामा देख रहे होंगे तो आज बाकी सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के ड्रामे हो रहे थे, ये क्या चीजें चल रही थी। जैसे आप आजकल के बच्चा अगर 1980 84 85 का ड्रामा देखे जिसमें कोई बीबी उठ रही है तो उसने उस वक्त उठते हुए भी दुपट्टा पहना हुआ है, वो हर जगह पे दुपट्टा है, तो वो कहेंगे कि यार मतलब ये कैसे आप कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, इसलिए काट रहा हूँ, मेरे माइंड में एक और चीज़ भी आ रही थी। आपने पुलिस का रोल किया, हाँ जी, ठीक है, 2000 हाँ जी, ये 2003 2004 पे। अच्छा, अब ये रोल कोई अगर आपका देखेगा, यूट्यूब पे मौजूद है, ये रोल कोई देखेगा 2026 अब जो चल रहा है, 2026 चल रहा है, या आगे 2050 में देखेगा, तो वो एक डिफरेंस देखेगा कि ये पुलिस उस वक्त की इस तरह की थी, इस तरह बात करते थे, ठीक है, शायद रिफॉर्म्स के बाद वो चीज़ चेंज हो जाए। यस, तो ये एक चीज़ है जिसको हमें कंपैरिजन में ला सकते हैं। नहीं आप बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन तो वो जो कॉमेडी है, मतलब आप देखें मोस्टली आप जिस तरह लूज टॉक है मोइन अख्तर साहब का और अनवर मकसूद साहब का, तो आप उनको देखेंगे तो इट्स ऑल रिलेटेबल। इतने सालों के बाद भी 30 साल गुजर गए लेकिन अभी भी वो चीज़ें आपको रिलेटेबल लगती। मेरा गाना था एक शहजाद रॉय का, लगा रहे, 2007 में हमने वो शूट किया और अब तक वो चल रहा है। तो आप अभी भी उसको देखेंगे तो दिस इज ऑल रिलेटेबल कि आज से 20 साल पहले भी पाकिस्तान के यही नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, 20 साल के बाद भी पाकिस्तान उसी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो आपको वही चीजें, वो कहते हैं अरे अरे यार बहुत टेंशन हो गया, कहते कोई बात नहीं, कोई बात, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। तो वो अल्लाह पे छोड़ने के साथ तो यही बात ही की जा रही होती है कि आपने भी तो कुछ करना। तो इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। जिस तरह मैं अभी कमिंग बैक टू फिल्म्स की अगर हम बात कर रहे हो तो मैं ये कहता हूं कि अगर छोटे छोटे किसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स भी आप ले लें। मैंने ISPR से भी DG ISPR से हमारी एक मीटिंग हो रही थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैंने उनसे भी उस वक्त सवाल किया था वो कैसे हम अपना वर्डिक्ट बना सकते हैं। मैंने कहा जी थ्रू फिल्म्स। तो उन्होंने कहा जी आप बनाएं। मैंने कहा जी हमारे पास पैसे होते तो हम बना देते, लेकिन आप ही हमें हेल्प करेंगे तो हम बना सकते हैं। फॉर द रीज़न वाई, क्योंकि नैरेटिव्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होंगे। अभी 2026 में कौन सा कोई ये देखे कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह के रूलर थे इंडिया में, तो वो किताब नहीं पढ़ेगा बच्चा, वो पद्मावत देखेगा संजय लीला बंसाली की, और उसमें देखेंगे कि ओहो अच्छा यार ये तो इस तरह का आदमी था, नेगेटिव कैरेक्टर था। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री को कैसे नरेट करना शुरू किया है। दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू क्रिएट आवर ओन नरेशन फॉर आवर स्टोरीज, वो जो अभी तक हमारी हो नहीं रही। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अगर आप उनको कोई फिल्म बनाना चाहें उनके ऊपर तो प्लीज बनाएं। और उनके बाद एक ह्यूमन बीइंग है जिनको प्यार भी हुआ होगा, जिनके अम्मा अब्बा भी उसी तरह है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, सो एज एन इंडिविजुअल कैसे थे, एंड देन ही मतलब वो शहीद हुए फॉर अ कॉज, और एक जगह पे गए हैं, उन्होंने कहा कि जी नथिंग मोर देन माई कंट्री। तो इस तरह का मैसेज अगर आप अपने लोगों को देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जिस जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आप अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर अ हीरो। आई स्टिल रिमेंबर कि हम अपने बचपन में ना मेजर अजीज भट्टी लगता था टीवी पे। जी बिल्कुल ऐसे ही, और हम बिल्कुल पूरा देखते थे। और मुझे याद है कि वो उसको देख के हमें याद रह गया, आज भी याद है उन्होंने क्या किया। ठीक है, वो पूरे एक उसकी वो हमें विजुलाइज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बेटा कि पिछली सदी जो थी ना वो पढ़ने और लिखने की सदी थी। ये वाली सदी जो है ये देखने और बोलने की सदी है। तो आपने जो बोलना है और जो देख रहे हैं उसी के ऊपर ही आपका दिमाग चल रहा है। तो आप क्यों ना अपने आप को चेंज करें और चेंज कर कर एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए जो नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं। मैं कहता कि आपने जितने भी लोगों को यहाँ पे फिल्में दी हैं, ठीक है, लोगों को कॉमेडी पसंद है, लोगों को हॉरर पसंद है, आप उस तरह की फिल्में बनाएं और फिल्म को टैक्स फ्री करें।
टैक्स फ्री करके, ताकि लोग फिल्में देखने आना शुरू हो। हर महीने कम से कम एक फिल्म तो लगे। ईदों पे ही लग रही होती हैं फिल्में, और वो भी 5-5 फिल्में लग जाती हैं, किसी को समझ ही नहीं आती कि आपने क्या करना। तो आप उन फिल्मों को कम से कम अपने आप को देखें, बनाएं। और जहां से आपने क्वेश्चन शुरू किया था वो ये था कि आप अलहमरा, जो हमारे जिस तरह नापा है, अलहमरा है, इन जगहों से स्टूडेंट्स लें, स्टूडेंट से शॉर्ट फिल्में बनवाएं, स्टूडेंट से शॉर्ट फिल्में बनाकर उनको इंडोर्समेंट दें, उनमें से कहीं ना कहीं कैमियो करवाएं किसी बड़े एक्टर से, और वो वहां पर आकर ताकि उनकी फिल्में लोग देखना शुरू करें। और उनमें मैसेज क्या दे रहे हैं, 16 मिनट की, 5 मिनट की, 20 मिनट की छोटी छोटी फिल्में विद अ मैसेज। तो वो आई थिंक कि आपके फोन में भी वो चीज आ जाएगी, लोग उसी तरह ही देखेंगे। और हाँ, जिसने फिल्म जाना है तो फिर सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जाकर आपने जो भी देखना है वो कहानी अलग है, लेकिन जब आपने क्रिएट करनी है कोई चीज तो वो आप शॉर्ट फिल्म से आएंगे। वो कहते हैं गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकिंग्स। तो आप उन स्मॉल पैकिंग्स के अंदर अपना मैसेज देना शुरू करें तो आई थिंक सो वी नीड द राइट प्लानिंग। हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लान हमें जी देखें, जितने भी माशाल्लाह फिल्म मेकर्स हैं ना, वो पैशनेट हैं तो वो फिल्म्स बना रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ गवर्नमेंट मिल जाएगी, उनके साथ बाकी लोग इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको इसमें पैसा नजर आना शुरू हो जाएगा, तो एवरीबडी विल इम्पैक्ट और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। राइट। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एजुकेशन सेक्टर को, और मैं चाहूँगा इस पे ज़रा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल तंग करूँगा। वो इसलिए करूँगा क्योंकि सर देखें, एजुकेशन सेक्टर में आपका कई साल का एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाया। अब ये बच्चे मुझे बताएं आपके फ़ैन क्यों हैं? पहले तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दें। जो मुझे मिलता है वो कहते हैं ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी नाइस। ठीक है, आपको गुस्सा नहीं, एक सर क्या वजह है इसकी, इतने फ़ैन कैसे बनाए बच्चे आपने? मतलब टीचर के बारे में बड़ा नेगेटिव राय होती है हमेशा बच्चों की। मैं पहले ना एचसन कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एचसन कॉलेज में मैंने सब लोगों को कहा, मैंने कहा यार अगर आपने मेरा कोई नाम रखना है ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो हंसने लग गए बच्चे। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम मुझे पीछे से आवाज़ दोगे तो कम से कम मुझे पता तो लगना चाहिए कि ये मेरा नाम हो रहा है। तो उस वक्त मेरी इंस्पेक्टर खोजी चल रहा था एक ड्रामा, और एक भोला टी स्टॉल चल रहा था, तो मुझे उसकी आवाज़ें लगा करती होती थी। सो आई वॉज द ओनली वन हु वॉज हैप्पी हियरिंग दिस थिंग। और मैं बच्चों के साथ मैं बहुत ईजी रहा हूँ। और देखें, बच्चा जब जीरो होता है तो आप उसको चीज़ सिखाएं, या वो जो कुछ कह रहा है आप उसको सिर्फ मोटिवेट कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी मेरे एक स्टूडेंट कर रहा था, और उसने मुझे एक अपनी फोटोग्राफ दिखाई, तो मैं कहा यार कमाल कर दिया तुमने, इससे अच्छी तो तस्वीर मैं भी नहीं खींच सकता, अमेजिंग पिक्चर। और मैंने उसको जी एग्जीबिशन थी हमारी, मैं कलर्स ऑफ कम्युनिकेशन करवाया करता था, मैंने उस कलर्स ऑफ कम्युनिकेशन में उस बच्चे की वहाँ पे तस्वीर जो है लगा दी, और मैंने कहा जी ये देखे मेरे बच्चे ने कितनी अच्छी तस्वीर खींची। उसके बाद वो किसी फोटोग्राफर के पास गया, 1-2-3 साल के बाद जब वहाँ पे गया, उसने अपनी ये तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा बहुत वेली तस्वीर है। तो वो मेरे पास आया, कहता है सर ये वाली तस्वीर आपने, मैंने कहा देख, अगर मैं पहली दफा तुझे ये कह देता कि यार ये ठीक नहीं है तो तूने ऑफ हो जाना था। उन्होंने कहा यार मेरे से नहीं होगा। तो कभी कभी हम जब जटन बोर्ड अब मैं देखता हूँ, तो जो मैं उस वक्त एक्टिंग कर रहा था तो मैं कहा अरे वाह क्या एक्टिंग करते थे। अब मैं जब जटन बोर्ड देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ओ मेरे खुदाया ये मैं क्या कर रहा था। तो हमारे लिए बात ये होती है कि आपको कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको मोटिवेट कर सके टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, तो आई थिंक कि वो कमाल बात होती है। तो मुझे मेरे असातिज़ा ने मतलब उस वक्त जितना वो समझा सकते थे समझाया, लेकिन वो जो गैप था मेरे और मेरे टीचर्स के दरमियान, मैंने वो गैप अपने स्टूडेंट्स के दरमियान ख़त्म किया। और मैं उनके साथ मिल के उनको खानों पे लेके गया, गपशप लगाई, हमने हर तरह से एक दोस्ती बनाई। और वो दोस्ती के साथ आई थिंक कि वो बच्चों को बात ज़्यादा समझ आती है व्हेन दे कनेक्ट टू यू। तो वो, और मैं पढ़ाता भी जी अंग्रेजी रहा, पाकिस्तान स्टडीज़ रहा, तो वो मेरे लिए ना वो बच्चे पूरी की पूरी 100 बच्चों की क्लास आपको कॉलेजेस के अंदर आपको मिलती रही। तो वो मेरा एक ऐसा बॉन्ड बना कि जो कि आई थिंक के बच्चों को बहुत एक अच्छा भी फील होता रहा। और जब मैं आइल्स पढ़ाता था तो वो भी बच्चे मेरे घर आते होते थे। तो जब बच्चे घर आ रहे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे हुए हैं, कोई चीज़ मंगवाई है, तो मैंने कहा अच्छा यार इन सब के लिए भी मंगवा लेते हैं। तो वो मुझे वो था कि एक बड़े दिल के साथ आपने लोगों को कहा कि जी खिलाएं। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा जी, अब वो माशाल्लाह वो बेटा जो है वो इस वक्त लंदन में होता है एज अ बिजनेसमैन। तो वो आया कहता है यार मास्टर पहली दफ़ा पीसी आप हमें लेके गए थे, पहली दफ़ा पिज़्ज़ा हट आपने खिलाया था। तो मैंने कहा यार मेरे लिए ये था कि यार मेरे बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए।
तो जितने बच्चे मेरे साथ रहे उनको एक्सपोजर दिया, और वो एक्सपोजर आई थिंक के उनकी ज़िंदगी में वैल्यू हुई और उनको समझा कि वो वैल्यू है, तो वो अल्लाह का शुक्र और है। पीछे भी बात करते हैं, ये अच्छी बात है। तो वो अच्छा, ये वाला एक और बात भी आपके बारे में कहते हैं, वो मैं वो बताता हूँ जी, मैं, please. क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, ठीक है? प्लीज। तो अच्छा, वो कहते हैं कि आप स्माइलिंग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? वो कहते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, सर इसकी वजह क्या है? आप कैसे इतनी देर आप अपने मुंह पे स्माइल रख सकते हैं? नहीं, मुझे गुस्सा कम आता है। आई एम अ टॉरस, मैं टॉरियन हूँ, टॉरियन बुल का साइन है। अब बुल को जब तक आप ना छेड़े वो इजी है, मन मौजी अपने काम में चल रहा है। जहां पर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो वो पहले मुझे था कि जी मैं कोई रिएक्ट कर दिया करता था, लेकिन फिर मैंने खुद सीखा कि आपने रिएक्शन नहीं देना। और ये मेरे बच्चों ने शायद मुझे सिखाया, मेरे अपने औलाद ने, कि मैं अगर अपने बच्चों के आगे रिएक्शन दूंगा तो उनको मेरी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा कि यार ये नहीं है, आपको अगर कहीं वाकई ही बहुत कोई बात नागवार गुजरी तो तब आप उस गुस्से में आए। बार बार गुस्से में आने से वो कदर जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने एक दफ़ा ये सोचा 2011 में कि यार अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे। तो फिर मैंने ये बात की कि यार नहीं, मेरे अंदर कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिससे मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ और दुनिया बदल सकता हूँ, वो है स्माइल। तो स्माइल से अगर आप लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और अपनी हर तस्वीर मुस्कुराती हुई या फेसबुक के ऊपर लगाते हैं, तो शायद लोग आपको देखकर खुद भी मुस्कुराना शुरू कर दें। सो दैट वाज इन माय माइंड। तो मुझे लगा कि अब तक आकर अब मैंने अपने आप को एक स्माइलिनियर कहना शुरू किया। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार 50 साल का तू हो गया तो तू मिलियनर हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं स्माइलिनियर हो गया। मिलियनर तो मेरे पता नहीं कि मैं होया कि नहीं, लेकिन बीइंग अ स्माइलिनियर दैट व्हाट मैटर्स। अच्छा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, मुझे इतनी डिटेल में याद नहीं है, मतलब उसका खुलासा ये था बात का कि अगर आप मुंह पे स्माइल लेके आते हैं, अगर आप नहीं भी ऐसे खुद स्माइल लेके आते हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें कर रहे होते हैं। जो मुझे एक दफ़ा मैं होस्ट कर रहा था नियो में, तो हुमैरा अरशद मिनी, तो हुमैरा ने कहा तू हर वक्त हंसता ही रहना है। तो मैं कह जी और की करा, मैं की करना जी, तेरी हर तस्वीर हंसी। मैं कह जी मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई तस्वीर ऐसी हो जिसके बाद अगर मैं 4 साल के बाद वो तस्वीर देखूं तो मैंने कहा अच्छा यार ये मैंने मुंह क्यों बनाया हुआ था, किस बात तो मैंने किस बात पे बनाया। तो वो नहीं चाहिए। स्माइलिंग एवरीवेयर, हर चीज़ पे आता है। और मैं आज से भी कोई 5 साल पहले की कोई मेमोरी मुझे दिखा रहा हो फेसबुक, तो इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस। ओए यार ये इस टाइम पे है, ये इस वक्त मैं इन लोगों के साथ था, इट वाज हैप्पी। तो हैप्पीनेस बहुत। और एक और बड़ी चीज़ है कि मेरे कुछ रिश्तेदार थे, तो मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने वो तस्वीर लेने की कोशिश की। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास अम्मा की स्माइलिंग पिक्चर है, मैं आपको वो दे देता हूँ, वो याद ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज जब आप अम्मा को ऐसे देखते रहेंगे तो इट वुड ब्रिंग अ टीयर इन योर आइज, तो वो नहीं चाहिए। तो अम्मा के लिए वही है कि अम्मा की अच्छी स्माइलिंग पिक्चर जो है, तो मैंने अपनी एक पिक्चर जो है मैंने अपने माँ डैड की ये लगाई हुई है जी। ये मेरे माँ डैड की ज़िंदगी की आखिरी पिक्चर है इकट्ठे। और ये मैंने इसको इस तरीके से, ये स्माइलिंग पिक्चर। और वो मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि मैं जब भी सुबह उठता हूँ आई सी द स्माइलिंग फेस ऑफ माई पेरेंट्स, एक दुआ उनके लिए करता हूँ और उसके लिए अपने साथ को मेरे दिन का आगाज़, मेरे दिन का जो इख्तिताम है वो अम्मा अब्बा की शक्ल देख के ही होता है। एंड आई एम हैप्पी। अल्लाह ठीक है। लोग अम्मा, अब मैं देखता हूँ तो मेरी माँ कहती होती थी कि तुम हम टीवी पे आओगे तो तुम्हें एक्टर मानूंगी। अब्बा कहते थे कि तुम्हारे बिलबोर्ड्स लगेंगे तो मैं मानूंगा कि तुम मशहूर हो गए। ये दोनों चीज़ें हुई, लेकिन माँ डैड के जाने के बाद। तो मुझे अब लगता है कि अगर अम्मा अब्बा होते तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। लेकिन खैर वो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ के हम अपने माँ बाप को खो रहे होते हैं और समझते हैं कि दुनिया में हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे बच्चे हमारे तरफ देख रहे होते हैं, हम उनको बड़ा करने में लग जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द सर्कल इज। इसी तरह ही ज़िंदगी चल रही होती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आपने बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि आप जब फ़ोन सुबह उठ के पहला काम मोस्टली ये करते हैं, ऐसे फ़ोन देखते हैं, जो चीज़ आपको नज़र आती है वो आपको साथ आती है। तो पूरा दिन उसको तो मेरे लिए मेरे माँ बाप के साथ मेरा दिन स्टार्ट होता है और माँ बाप पे इख्तिताम होता है। तो दैट्स मैं इसी तरह ही अपने माँ बाप को याद रखा हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं चूँकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टीचिंग में है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कॉलेजेस में भी है, एक बेसिक क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में है कि आप सेटिस्फाई हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से? नहीं सर। पहली बात तो ये है बेटा कि 2 इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के प्रोफेशंस हैं जिनके ऊपर बहुत
ट्रेनिंग करके उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। एक तो रिलीजियस स्कॉलर्स नंबर 1 और दूसरे टीचर्स, कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे उनको कम से कम उसका पता होना चाहिए कि यार आप क्या बात कर रहे हैं और इसका आपने क्या आंसर देना है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि एज ए टीचर जो कुछ नहीं कर रहा होता, जो उनके साथ होता है और उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है टीचर बनने का। आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप योर पैशन, जिसी तरह एक्टिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप उसी तरह ही आप टीचिंग का भी कोई क्राइटेरिया नहीं। उन्होंने कहा यार ये अच्छा बोल सकता है और यार ये कॉन्फिडेंट है, चलो यार इसको पढ़ाने के लिए शुरू कर दो। ओ भाई, आप ये देखें कि आपने किस तरह पढ़ाना है। आप जब एजुकेशन लीडरशिप की बात करते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। ये वाली चीज़ है ही नहीं, पहली। दूसरी चीज़, हमें इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग के साथ जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आपने स्लाइड्स बनाई चैट जीपीटी से, स्लाइड्स बनाकर आपने कहा कि जी मुंह मेरा व्हाइट बोर्ड की तरफ, अल्लाह अकबर, खत्म। और उसके बाद आपने पूरी की पूरी क्लास पढ़ानी शुरू कर दी। आपने नहीं देखा कि बच्चा पीछे क्या कर रहा है, और बच्चे ने आपको मैसेज किया कि सर ये वाली प्रेजेंटेशन जो है कि फलां साइट पे फलां जगह पे पड़ी हुई है सर, आपने यहां से उठाई है। तो उस टीचर का क्या कैलिबर रह गया और वो बच्चा क्या सीखेगा उससे। बात यह है सर कि आपको एज ए टीचर सबसे पहले ये जाना है, और आप देखते हैं कि यार जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने लगे हैं वो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या चीज़ें उसकी मिल रही हैं। तो आप फिर अपने बच्चों को कहते हैं ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक दफ़ा प्लीज़ इनको पढ़ के आ जाएं, लेट्स हैव एन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कि इसको मैं कैसे देखता हूँ और आप कैसे इसको आप कैसे देख रहे हैं। तो हम आपको लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिस्कशन नहीं है। हमारी तरह की जनरेशन में हमारे अम्मा बाप वो बात करते थे, बस कह दिया ना तो खत्म हो गई बात। तो हम वो जनरेशन है जो अपने बच्चों को लॉजिकली चीज समझा रहे होते हैं, समझानी पड़ती है। अब हमें समझानी, क्योंकि आप देखते हैं कि बाबा ये देखेंगे सोशल मीडिया पे ये लिखा हुआ है, अब आप बताएं आप इसको कैसे निगेट कर रहे हैं, इसको कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, आप वो बताएं। तो हमें उनको बताने के लिए थोड़ी बहुत अपनी भी रिसर्च करनी पड़ती है और बच्चों को ये बताना पड़ता है कि ऐसे होता। तो आई थिंक कि अब एजुकेशन जो है वो डिस्कशन पे आ गई है। मतलब यू नीड टू निगोशिएट थिंग्स, अपने आप को कैसे आप बना रहे हैं, ये वो नहीं है। इट्स नॉट अ वन वे सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आपने ये कह दिया और बच्चे ने उसको सिमुलेट कर लिया, ये नहीं है। तो आप जो भी बच्चा लिख रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसका अपना व्यू पॉइंट है, तो उसके व्यू पॉइंट को आप ऑनर करते हैं। और आप ऑनर करने के बाद आप कहते हैं आप ये देखें जी, पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ अल्लाह मियाँ खुश रखे कि जी लोगों को जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने मतलब मेरे टाइम से लेकर अब तक माशाल्लाह हम 712 से लेकर और जो अब प्रेजेंट एज तक की हम हिस्ट्री ही बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं। और उस हिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, उस हिस्ट्री का कंपैरिजन्स क्या है, हम बात ही नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जी बस ये बताया, ये ऐसे हुआ, इनिशियल डिफिकल्टीज ऑफ पाकिस्तान, 14 पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान, जनाब खत्म होगी बात। और याद करवा रहे हैं, याद ना करवाएं यार, आप उनमें से बच्चों को कंपैरिजन्स दें कि कंपैरिजन ये वाला इंडिया में ये हो रहा था, यूरोप में उस वक्त क्या हो रहा था, वो कहाँ पे ग्रो कर रहे थे, हम यहाँ पे कैसे कंपैरिजन्स करते हैं। और उस कंपैरेटिव स्टडी से आपको अंदाजा होता है कि यार हम कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं लोगों से, लेकिन नोबडी डज दैट। और एक छोटी सी एग्जांपल है, खिलाफत मूवमेंट एक चैप्टर है जो आप पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाते हैं। अब उसमें एक ट्रीटी आई, उस ट्रीटी को सब लोग, मैंने भी जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी तो सबने कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, 1918-19 की ट्रीटी है। तो मैं जब फ्रांस गया तो मुझे समझ आई कि वो वर्साइल्स नहीं है, वो वक्सा है। ठीक है, आर को खे के मानों में लिया जाता है फ्रेंच वर्ड में, और आखिरी वर्ड आपका प्रोनाउंस नहीं होता। तो ट्रीटी ऑफ वक्सा है। ना मेरे उस्ताद ने बताया, ना मैंने जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि यार मतलब आपके लिए कनेक्शन या वो उस तरह का जो एक्सेंट है वो बनाना वो इंपॉर्टेंट है। और अब हम बच्चों को क्या करें, हम वर्साइल्स पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा सानू कहे कि सर असल वर्ड इसका वक्सा है, तो आपका तो एज ए टीचर वो मानेगा ही नहीं कभी। तो आप उनमें से क्या करेंगे, क्योंकि वो बच्चा हर वेकेशन पे फ्रांस जा रहा है,
तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह पंजाब तो ਅੱਗੇ नहीं गया तो वो की करेंगे उसको कैसे लेके चलेंगे एक्सपोजर हम यहाँ पे अपने जो MBAs हैं उनको वॉलमार्ट की हम केस स्टडीज दे रहे हैं तो वो बेचारा इतने मतलब कहीं जाएगा वो यहाँ के ही किसी जनरल स्टोर में या किसी न किसी बड़े स्टोर्स में जाएगा उसको उस तरह की कोई केस स्टडी चाहिए होगी कि यार दुनिया में हम उसको कम से कम कनेक्ट तो कर सकें वो कनेक्शन नहीं है आई बिलीव सो तो हमारी एजुकेशन में हमें टीचर्स नहीं चाहिए हमें ट्रेनर्स चाहिए तो वो जब आप ट्रेनर्स बना देते हैं और ट्रेनर्स एक्सपीरियंस के साथ बड़ी माजरत के साथ लोग PhDs कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत सब PhDs पे लगे हुए हैं कि जी PhD होएगा तो तुसी डॉक्टर लगेगा तो तुसी यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते हो क्राइटेरिया भाई क्यों आप जब डॉक्टर है तो उसने अपनी ही रिसर्च के बारे में बताना मैंने ये किया ओ भाई आप उस बच्चे को बताएं जिसने आगे रिसर्च करनी है कि तुम अपनी रिसर्च को कैसे बेहतर कर सकते हो नहीं बताता एवरी डॉक्टर टॉक्स अबाउट हिज और हर रिसर्च He brags about that कि मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल इस तरह किया तुम देखो अपने आप को कैसे देखते हो I don't believe in that I believe आजकल इन्होंने एक अच्छी बात की कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से उन्होंने एक निकाल दी है पोजीशन कि अगर आपके बाद 10 से 15 साल आप एक अपने काम में जा रहे हैं और अब आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो यू आर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस तो अच्छा है तो आपको लोग कम से कम वो प्रोफेसर मान रहे हैं तो इस तरह के लोग मेरे ख्याल है अगर आ जाएं और इंडस्ट्री को जिस तरह के लोग चाहिए वो मिल ही नहीं रहे क्योंकि जो हमारा टीचर है उसने सिर्फ पढ़ाया है उसने इंडस्ट्री में तो सर्व किया ही नहीं है राइट तो वो जब वो एक्सपोजर ही नहीं है तो वो बेचारा टीचर क्या करेगा तो आई थिंक कि टीचर्स को एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है और ये जो 3 महीने की तनख्वाहें आप अपने टीचर्स को दे रहे होते हैं और आप बच्चों से ले रहे होते हैं स्कूलों में भी और हर जगह पे तो अपने टीचरों को कम से कम ट्रेन तो करते हैं 3 महीने के लिए कि आपके टीचर ने उस साल नया क्या सीखा और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा अगले साल टीचरों को तनख्वाहें दे रहे हैं तो कम से कम सिखा भी दें तो कहते हैं ना लोगों में वो लोग जिंदा रहेंगे जो खैर बांटेंगे तो हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने लिए तो जरूर खैर ले लेते हैं लेकिन अपने से नीचे लोगों को खैर नहीं बांट रहे तो जिसकी वजह से सिस्टम खराब है अच्छा आप काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं काफ़ी अरसे से आप टीचिंग कर रहे हैं मैंने भी ये टीचिंग की है यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया है मुझे एक चीज़ लगती है कि आजकल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं बहुत कन्फ्यूज्ड हैं ऐसा है जी वाई उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या पहली बात तो ये कि वो जब आ गए डिग्री के अंदर एक डिग्री करने लगे हुए हैं तो उसका जो उस डिग्री का जो स्किल सेट है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते अब बहुत से आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन की होगी और आप रियल स्टेट में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल फारिग कर दिए आप IR कर रहे हैं तो IR में आपने कहा हो मेरी डिग्री तो हो गई है लेकिन आपने काम किसी बैंक इंडस्ट्री में करना शुरू कर दिया मतलब आप और वो बैंकिंग वाले भी माशाल्लाह उनको क्यों ले रहे हैं भाई आप उनको ना लें जो आपके पास जिस तरह के लोग हैं जो आपको राइट चाहिए आप सिफारिश के ऊपर लोगों को लगा देते हैं लगा गया और वो उसके ऊपर वो काम करना चाह रहे उसने सीखा और उसने वही काम करना शुरू कर दिया अब जो आपकी डिग्री है और जो आप काम कर रहे हैं परेशानी है मेरा बेटा जब विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन में बैचलर्स कर रहा है तो मैंने इसको कहा था मैंने कहा बेटा मुझे हर साल के बाद आपसे 2,40,000 रुपया चाहिए तो उसने कहा क्यों चाहिए आप मुझे पढ़ा रहे हैं पैदा क्यों किया ब्ला 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 ये वाली बातें कर मैंने कहा यार आपकी फ़ीस मैं ही दूंगा लेकिन आप जो कुछ सीख रहे हैं उस चीज़ को सीख कर आप उसी साल में कितने पैसे कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है और महीने के 10,000 या 20,000 आपने कमाने हैं कमा के दिखा दें मुझे तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है ये आपके लिए है तो अगर आप 4 साल की डिग्री को इस तरीके से आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है कि आप वो थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे यू आर ऑफ तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने बच्चों को कम से कम ये बताना चाहिए कि भाई कन्फ्यूजन क्या है अब्बा ये कहते हैं ठीक है यार तू 4 साल की डिग्री कर ला उसके बाद तू मेरे बिजनेस से बहना तू आ जाए मेरे बिजनेस से बह जाइए आके अपना काम करी शेखा का पुत्र या फलां किसी का भी पुत्र जो भी आया होगा कह जी बह जाओ आके तो आप वो जो बच्चा ये समझ के आएगा कि यार मैंने तो अपना बिजनेस ही करना है तो ही व्हाट विल ही लर्न नथिंग बेटियों के लिए कह रहे होते हैं कि जी वो बस तुम्हारा ब्याह हो जाना है तो चलो जब तक तुम्हारा नहीं होता तो तुम लोग ये पढ़ लो और भाई आप उनको बच्चों को भी बेटियों को भी फोकस करेंगे बेटा आपने यहाँ तक जाना है गो अहेड अपनी पढ़ाई पूरी करें
पूरी करके डॉक्टर्स, जिस तरह बहुत दफ़ा होता है कि डॉक्टर्स बेटियां होती हैं, उनके बाद वो कहते हैं जी हमें डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो घर में आ गई तो उन्होंने कहा जी ख़त्म कर दिया। तो फिर आप जहाँ पे भी जाते हैं वो कहते हैं जी मतलब यार ये जो विमेन डॉक्टर्स हैं ये है ही नहीं। ओ भाई, आप उनको आने नहीं देते, आपकी जो सोशल नॉर्म्स हैं आप उनके अंदर उनको लेके नहीं आना चाहते कि हमारी हमारी बेटी या हमारी बेगम कभी इस तरह के काम करे, मतलब फिर आप क्या करेंगे। हाँ, और अगर वो काम करना शुरू कर देती हैं तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर टेंशन आ जाती है। आपको अपने आप को वो मैनेज करना है कि आप असल में करना क्या चाहते हो, और जो आप करना चाहते हैं फिर आप ज्यादातर उसकी तरफ टिल्ट होंगे और बाकी चीजों को बैलेंस करेंगे। तो आप इसको देखेंगे आप। अच्छा ये बताएं, मैं एक और क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस जेन जी। हाँ जी, जेन जी के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मुझे लगता है कि बड़े मूडी से हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग इतनी पसंद नहीं करते, नहीं ज़्यादा आते नहीं पब्लिक स्पीकिंग में, फिर थोड़े से पैशनेट भी कुछ कम है। क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में? मेरे ख्याल में ना जी, एक तो सपाट चेहरे हैं, उनके चेहरों को देखकर आपको ये समझ नहीं आती कि वो अंदर क्या सोच रहे हैं या क्या, मतलब सिंपल एक ही तरह का चेहरा है तो यहाँ पे आपको समझ आता है। और जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो उनके चेहरे पे कंफ्यूजन आ जाती है, नंबर 1। हाँ, आप जब उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो उनको ये नजर आता है कि सोशल मीडिया पे उनको कोई नहीं देख रहा या सब कुछ उनको देख रहे हैं, तो उनको अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के तौर के ऊपर दिखानी शुरू कर रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि गुफ्तगू नहीं करते। दे आर द पीपल जो कि माशाल्लाह फोन को देखते देखते ही बड़े हो गए हैं और उनकी जिंदगी के अंदर सब कुछ फोन पे है। हम जब खाना खाते थे, जब रात को खाना लगता था तो अब्बा की आवाज आती थी खाना लग गया है, तो हम लोग सब कुछ छोड़ के तो ठक करके डाइनिंग रूम में आते थे। तो आजकल हम व्हाट्सएप जो फैमिली का ग्रुप बना होता है तो हम उस पर लिखते हैं डिनर इज सर्व्ड बेटा, प्लीज कम डाउन। तो वो उसके भी 5-6 मिनट के बाद आएंगे और वो ये भी नहीं देखेंगे कि अब्बा ने स्टार्ट करना है, दादा ने खाना स्टार्ट करना है या दादी बैठी है उन्होंने आना है, अपना खाना लगाना है और उसके बाद बैठ के ना कहीं ना करके खाई जाना है। मतलब देयर इज नो टॉक। और आप जब उनसे बात करें हाँ सही है ठीक, फिर ये छोटे छोटे आंसर्स कर रहे हैं। अब उनके लिए अब ये है कि हम पिछली सदी के लोग हैं और हमें बोलना पसंद है, क्योंकि हम लोग वो लोग थे कि जिनको हमारे आसपास मोहल्ले से घर में भी माशाल्लाह गुफ्तगू होती थी, मोहल्ले में भी गुफ्तगू होती थी, दोस्तों यारों में भी होती थी। हमारे पास तो कोई टाइम यही मतलब नहीं था कि हम दुनिया में देखें कि आज से ये 7 समंदर पार लोग क्या कर रहे हैं। हमें तो अपने लोगों को ही अंदाजा होता था। तो इस लिहाज में ये एक अपनी स्पेस चाहते हैं बच्चा। अब पिछले दिन हुआ कि मेरी बेगम ने ऐसे ही बगैर नॉक किए हुए दरवाज़ा खोला और कमरे में चली गई। तो मेरे बेटे ने रौला डाल दिया। तो मैंने कहा मामा आपको अंदाज़ा नहीं होता, बंदा यहाँ पे बैठा है बात कर रहा है। मेरी बेगम आई और स्टार्टेड क्राइंग, कहती मेरा बच्चा देखो मेरे साथ क्या बातें कर रहा है, मतलब मैं माँ होके उसके कमरे में कैसे। और मैं कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बात यह है कि वो किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन में बैठे होते हैं तो उनको इजी समझें। तो मैंने कहा उनके लिए भी, अब उसने आपको कहा है ना, तो अब हमारे कमरे में भी कुछ ठा करके ऐसे नहीं आएगा, नॉक करके ही आएंगे। लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमारे कमरे वैसे कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारा सर कॉन्सेप्ट, हमारी कुंडी लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे दरवाजा बंद होता था तो अब्बा जी कहते केड़ी बांधल गल कर रहे हैं। मैं कहा यार हमें तो यही वाली सिचुएशन ही समझ आती थी। हम तो कमरे में बैठते दरवाजा खोलते थे, आज मेहमान आपके साथ सो रहे हैं। हाँ जी, और कौन आपके साथ आके सो रहा था तो समझ नहीं आ रही होती थी कि यार ये कौन लोग हैं। लेकिन और हमारे लिए वो कहते हैं आजकल के बच्चे, मामा कहती हैं डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो हमारे लिए तो हर कोई बंदा ही ऐसे आता था कि जी जो भी हमें कहा, जो भी कहा ठीक है, लेकिन हमारी अपनी कहानियां। अच्छा, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड घर में कौन सा मेहमान है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, और मेहमान एक तो सलाम भी नहीं करते, आते भी नहीं मिलने, मतलब ना मिलने आएंगे ना सलाम करने। अबे स्माइल करते बेटा, अल्लाह का वास्ता स्माइल कर। और वो जब आपके साथ बात कर रहे हो तो आप बैठे होते हैं और कोई अंकल, हम लोग कभी हंसी मजाक में हाँ बेटा और सब ठीक जय हाँ पता नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद देखूंगा क्या करना। अब हम उस वक्त हो जाते हैं कि अच्छा हम बच्चों के साथ और क्या किस तरीके से बात करें। हमें तो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम हंसते मुस्कुराते ही बात करेंगे, लेकिन उनको शायद वो हंसता मुस्कुराना पसंद नहीं है। और उसमें सर एक चीज़ ये भी है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, यानी कि
बड़े चेंजिंग माइंड है, कोई हाँ, जॉब कर रहे हैं कुछ देर की, फॉरेन। नहीं सही हाँ। नहीं है यहाँ के, नहीं मुझे पसंद नहीं है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉलेज में मेरे बेटे का दाखिला हुआ तो मुझे आके कहता है कि यार मैंने यहाँ पे नहीं आना। मैंने क्यों? वाइब नहीं है यहाँ की। मैं कहा, बेटी वाइब क्या होती है? तो उन्होंने आगे समझ आया कि यार नहीं मुझे ना फला इस यूनिवर्सिटी की वाइब आ रही है बाबा, ये दिस इज नाइस। मैंने कहा चलो बेटा योर बॉय। मैंने कहा आपको ये पता है कि आप 4 साल की जब ये डिग्री करेंगे तो यू विल बी ओके विद दैट? तो उन्होंने कहा हाँ मतलब मैं हो जाऊंगा। तो मुझे वो लगता है कि दे आर मोर डिसाइसिव। और एक हम पेरेंट्स एक दूसरे के साथ जितने लाउड हैं, मियाँ बीवी जब आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो बच्चे मतलब जिस तरह के हैं, और वो बच्चे ये कहते हैं कि यार आपको देख के तो हमें लगता नहीं है कि जी हमें शादी करनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार शादी ज़रूर करनी चाहिए, ये मेरा और तुम्हारी अम्मा का प्यार करने के तरीके कि हम लोग तो इसी तरह ही प्यार करते हैं, लड़ के भी, एक को मना के भी, इसी तरह ही है। आप लोगों का समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने किसके साथ रहना है और आप लोग कितनी देर में बोर हो जाएंगे लोगों के साथ। तो ये बोरिंग जनरेशन ही हो रही है कि शायद 1 साल 2 साल और उसके बाद कहा कि जी मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, खत्म हो गई बात, गई कहानी मुक गई। तो वो कहानी मेरा ख्याल है कि चलानी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है, और आपको उनके लेवल पे जाके उसको बात को करना है, आप अपने आपको वो गैप कम करना पड़ता है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। हमें मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के आगे रिएक्टिव नहीं होना। हम क्या करते हैं, बच्चे ने आपको कोई बात बताई और आप माशाल्लाह फ्लेयर अप हुए, हम पेरेंट्स, और हमने उनकी ऐसी तैसी कर दी। और फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कहा कि अच्छा मेरी इस बात के ऊपर ये फ्लेयर अप होते, मैंने इनसे ये बात ही नहीं करनी। तो उन्होंने एक दरवाजा बंद कर दिया आपके साथ। तो इट इज बेटर कि आप वो उनको जो भी कोई बात बताएं तो आप चुप करके वो बात सुन लें। और उनका बेस्ट फ्रेंड है चैट जीपीटी जी, वो हमसे ज़्यादा उससे डिस्कस कर जी एग्जैक्टली। और चैट जीपीटी मुझे तो लगता है कि जी कुछ सालों के बाद चैट जीपीटी में ना डांटना शुरू कर देना अम्मा अब्बा की तरह कि ये तुमने गलत किया, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इतना, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप देखें कि अमेरिका में या वेस्ट में बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी को चैट जीपीटी को सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो आपके पास कोई बंदा सुनने वाला होना चाहिए कि जो आपको थोड़ी सी ह्यूमन लगे। हम मोबाइल को ह्यूमन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ह्यूमंस हैं उनको मोबाइल समझते हैं, उनको हम मोबाइल समझते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, नहीं। इसकी मेमोरी में अगर कोई बात आ गई तो यार ये मुझे जलील करेगा। फोन की मेमोरी में ऑनेस्ट है फोन। तो मैं ना एक लाइटर नोट के ऊपर हमेशा ये बात करता हूँ कि आपका ना वो इंसान 3 तरह से पहचाना जाता है, उसका इखलाक, किरदार और कसबे कमाल। कसबे कमाल इज द स्किल सेट कि आपको कैसे, आप किस तरह की आपका प्रोफेशन है, आपका इखलाक कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं, और किरदार आपका या आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है या आपका फोन जानता है। तो आपका, अगर हम इस दुनिया से आज चले जाते हैं और हमारा फोन हमारे किसी प्यारे के सामने चला जाता है और उसमें उसको जो जो चीजें मिलती हैं या जो कुछ होगा, तो आप सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इसलिए मैं बच्चों को जो कहते हैं ना दोस्ती आपके साथ कैसे होती है, तो मैं सब ये जेन ज़ी वालों को कहता हूँ कि आपको अपनी हिस्ट्री डिलीट करना आना चाहिए। कि you need to delete the right history, जो कि हम बाबों को नहीं आता। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। हाँ, वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो वो पता नहीं हैशटैग है, डॉट है, क्या क्या लगा रहा होता है। वो अभी मैं वो एक राजकुमार हिरानी की अभी एक वो आ रही है सीरीज, वो पेड्रो एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तो पासवर्ड आज तक कभी हैक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपका पासवर्ड क्या है? उन्होंने कहा 1 2 3 4 5। तो दुनिया शायद इस तरह के पासवर्ड जो है वो शायद उनके साथ में देख रही होती है, बाकी चीजें जो है वो उसमें से निकल जाती हैं। अच्छा सर, ये चैट जीपीटी का आपने अभी अब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, चैट जीपीटी को आप क्या समझते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है या इसका हमें नुकसान ज़्यादा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इफ़ आई विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, इन्होंने शायद सोचना छोड़ दिया है, ख़ुद से लिखना छोड़ दिया है। कोई भी इनको कोई असाइनमेंट दी जाती है, कुछ कहा जाता है कि ये चीज़ को सर्च करें, वहाँ जाते हैं, टाइप करते हैं, जो आता है वो एज इट इज़ दे देते हैं, और एंड पे लिखा होता है कुछ और जानना है वो भी बताएं। ये मैंने असाइनमेंट्स पढ़ी है, मेरे पास पढ़ी हुई है असाइनमेंट्स, एंड पे लिखा हुआ है कुछ और जानना है तो बताएं। तो ये इसका फायदा वो आपको ही कह रहे होते हैं ना, अगर आपको कुछ इसके अलावा कुछ और जानना है तो वो बताएं। मुझे लगता है कि जिस तरह आज से तकरीबन 100 साल पहले लाइट या बल्ब इजाद हुआ था, तो बल्ब इजाद होने के साथ हमने कहा कि जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ आवर सर्वेंट, कि हम उसको ऐसे ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ऑफ करते हैं तो चली जाती है। इसी तरह चैट जीपीटी को हमें उस तरह से लेके चलना है जो कि ज़िंदगी में
जहाँ पे आप फंस जाएं आप वहाँ पे अपनी बात बताएं। अभी आप ये देखें कि चैट जीपीटी को आप सब कुछ बताते जा रहे हैं तो वो आपकी हर चीज़ नोट कर रहे हैं और वो नोट करके कभी ना कभी इसका कोई एक एंटी तो आएगा। जिस तरह मैं मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मुझे ये स्नैपचैट की इजाज़त दे दें, तो मैंने कहा व्हाट इज स्नैपचैट, मुझे नहीं पता था कि स्नैपचैट क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें जो भी कुछ आप बात कर रहे होते हैं वो डिलीट हो जाती है बाबा। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो नहीं समझ आ रही ये, लेकिन डिलीट होके कहाँ जाती है? ये तो डिलीट तो हो रही है लेकिन ये डिलीट होके कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये इसका सवाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि जिंदगी में जो चीज़ फ्री है, जब आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें चैट जीपीटी अभी तक फ्री मिल रहा है या हमें व्हाट्सएप फ्री मिल रहा है या फेसबुक फ्री मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कौन है? हम। तो हमें अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है कि अपने आप को कि हम प्राइवेट कितने हैं, हमें क्या चीज सोशल मीडिया पे लगानी है, क्या चीज नहीं लगानी, इतनी तो सैनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स कि आज के दिन में आपने यहाँ से खाना खाया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो आपकी सारी रूटीन तो पता है। एंड एनीबडी हु कैन कम अप एंड हु कैन बी देयर विद यू, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, अक्सर आप चैट जीपीटी को मैसेज करो ना, मैं अक्सर लिखता हूँ हेलो, तो मुझे पूछता है हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर पॉडकास्ट, ठीक है, हाउ वाज योर पेन। तो ये सारी बातें जो डिस्कस की है उसके साथ और उसके पास मेमोरी में स्टोर हो रही हैं, वो सब उसको पता है। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, स्टूडेंट्स ने बहुत सारी बातें सीखी आपसे, आपने क्या सीखा बच्चों से? लाइफ, हाउ यू एंजॉय लाइफ। देखें आई एम 53 ईयर्स ओल्ड। 53 में अभी भी एक 18 साल का बच्चे के साथ जब मैं इंटरैक्ट करता हूँ तो आई बिलीव कि यार इस तरह की लाइफ हमें जीनी चाहिए, मतलब फ्री, हैप्पी गो लकी, ज़िंदगी में आपको कोई टेंशन नहीं। बहुत सी टेंशनें होंगी लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं। अपने आप को देखना है तो वो कहते हैं जी अच्छा जी एक दफ़ा करके देखते हैं सर, तो हम शायद हमारे लिए वो बहुत से ऑब्स्टेकल्स हैं जहाँ पे हेल्थ का ऑब्स्टेकल आ जाता है, आपके माइंड का ऑब्स्टेकल आ जाता है, कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे का ऑब्स्टेकल आ जाता है, हर जगह है। लेकिन उस एज में आपका कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, यू आर फ्री, यू गो, यू वांट टू डू एवरीथिंग। और मैंने बहुत से बच्चों से पैशन सीखा है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, लेकिन जब बच्चा कोई मुझे पैशनेट मिलता है सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट बच्चा। मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसको हेल्प करना है इन अचीविंग हिज और हर ड्रीम्स। तो अगर ये बच्चा यहाँ पे चला गया तो शायद मुझे बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा जब आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा नाम हसीब खान का भी होगा। तो मैं इस वजह से ये करता हूँ कि आप जब अपनी सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो आप उनमें से देखेंगे कि यार ये सर था जिसने हमें ये कहा या ये किया हमारे साथ, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा, वैसे भी कहते हैं कि आप यंगस्टर्स के साथ अगर उठे बैठे हैं, कंपनी रखें, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। हाँ, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और वैसे और ये भी कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली। और मेरे पुप्पा ने एक दिन मुझे कहा कि यार हसीब खान तुम ना बुजुर्गों में नहीं बैठते, तुम यंगस्टर्स में बैठते हो। मैंने कहा अंकल जब मुझे कुछ सीखना होता है तो वो दोनों साइड्स हैं, बुजुर्गों से भी सीखा जाता है और यंगस्टर से भी सीखा जाता है। और जब यंगस्टर्स के साथ बैठता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि आजकल चल क्या रहा है, आजकल कौन सी चीज़ इन है। और जब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे जब जनजी के साथ में मुझे इंटरैक्ट करना होता है तो मुझे वही वाली बातें जो मैंने उनके साथ, बच्चे जब बात कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये वाली बात हुई थी, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये क्या बात है, आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। सो एवरीबडी रिलेट्स टू दैट एंड दे कनेक्ट। तो वो जो कनेक्शन बनाना होता है वो पहले 5 मिनट जब आइस ब्रेकर्स हो रहे होते हैं तो उसमें आप वो कनेक्शन बना लेते हैं, तो उस कनेक्शन मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग देम। और मेरा बच्चा, बेटा या बेटी कोई फिल्म के बारे में बात कर रहे हो, किसी रील के बारे में बात कर रहे हो, तो आई मेक श्योर कि मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लूँ, क्योंकि ये मुझे किसी और जगह पर ज़रूर काम आ जाएगी। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड? एक मैंने एक रील देखी तो उन्होंने कहा कि जी आपकी लेगेसी जब तक आप जिंदा होते हैं उसी वक्त तक की होती है, जब आप चले जाते हैं तो लोग वैसे ही आपको भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लेगेसी जो है वो एक तो खैर बांटना है, कि मैंने लोगों को विदाउट एनी थिंग इन माई माइंड उनके लिए जो कहा, जो करना चाहा वो मैंने उनके लिए करके दिया। बहुत से लोग हैं
जो ज़िंदगी में शायद मैं अपनी कहानी सुनाना चाहूँ तो उस कहानी के अंदर बहुत से लोगों के लिए मैंने बगैर किसी मटीरियलिस्टिक गेन के मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट इट इज़। और दूसरी चीज़ जो है लोगों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट्स में मैं ज़रूर लेकर आया। मैंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह ने पर्सनालिटी का वादा नहीं किया। पर्सनालिटी खुद बनानी है। तो जब आपने अपनी पर्सनालिटी खुद बनानी है तो वो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। द वे यू ड्रेस, द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू टॉक एंड द वे यू स्मेल। तो आपके 5 तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और उसमें देखें कि आप कितना बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो वो एक सिर्फ एक लेगेसी ये है कि एक यूनिक टीचर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग द ओनली वन। तो वो जो ओनली वन का कॉन्सेप्ट है वो हर इंसान को, मैंने अपने हर स्टूडेंट को ये बात समझाई है कि जब आपका थंब प्रिंट और आई बॉल डिफरेंट है, इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे कुछ डिफरेंट चीज़ चाहता है कि आपने इस दुनिया में क्या करने आए हैं। तो आप जो करने आए हैं उसको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेगेसी मैंने अपने बच्चों में दी है कि उनको वो कहते हैं ना कि जी सिर्फ अबाउट द ओनली वन होना ये ज़िंदगी के अंदर है। और मैंने भी अपने आप को एज एन ओनली वन ही बनाया है, क्रिएट किया है। मेरा शलवार कमीज़ पहनना भी ओनली वन के साथ था कि सारी दुनिया पैंट शर्ट टाई पहन के जाती है, तो मैं शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट के अंदर आकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। और सबसे मेरी बड़ी आइडेंटिटी मेरी मुस्कुराहट है, जो मैं स्प्रेडिंग स्माइल्स और आई शुड बी नोन एज अ स्माइलिनियर। जो मैं कि इस दुनिया से जाऊँ तो लोग ये कहें कि जी एक हंसता मुस्कुराता इंसान जो है वो चला गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं खुद स्टूडेंट से जब मिलता हूँ तो वो मैं कहता मेरी भी थोड़ी तारीफ़ कर दो यार, मेरे सामने ही बैठे हो, मेरी भी कर दो, मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो आपके पीछे बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, और ये बहुत बड़ी बात है जो तारीफ़ पीछे या जो बात पीछे की जाती है। मैंने सुनी है लोगों को डिस्कस करते हुए, और वहाँ पे जो आपसे उनका एक बॉन्ड है, प्यार है, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी अचीवमेंट है शायद आपकी अब तक की, जितनी आपकी जर्नी है कि आपने एक लोगों के दिल में एक जगह बनाई आप। मुझे ना बेटा, मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है ना तो वो हमेशा डिजेक्टेड आएगा, लेथार्जिक आएगा और वो टूटा हुआ आएगा। तो उस बच्चे को मोटिवेट करना, उसको उसके ख्वाबों के साथ मिलाना और उसकी वो पर्सनालिटी डेवलप करना, दिस इज़ व्हाट आई वर्क फॉर। और जब आप एज ए टीचर अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेरा अल्टीरियर मोटिव ये होता है कि मैं बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूँ। एक और चीज़ मेरे ज़हन में होती है कि यार मेरा बच्चा बोलना शुरू कर दे, अच्छा बोले। मतलब एक अच्छा बोलना ये बहुत फ़र्क होता है। जब मैं अंग्रेज़ी सिखा रहा होता हूँ तो कहते हैं सर अंग्रेज़ी नहीं आती। मैं कहा कोई बात नहीं आती, डजेंट मैटर। लेकिन आप क्या है, 5 लफ्ज़ आपने उर्दू के बोल दिए हैं तो उनमें से 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के वड्डे बोल दो। यार खाना बहुत अच्छा है, आपने एक चीज़ कहा यार खाना बड़ा सम्चुअस था। अब जब ये सम्चुअस आप बोलेंगे, देख फिर कहने अम्मी ने यार खाने में नुक्स निकाल रहा है। नहीं, वो अब देखिए जब वो आया तो आपने कहा ओए होए यार, अब जिसको ये वर्ड नहीं पता लगेगा तो फिर यार बड़ा लफ्ज बोले यार, इसकी गेम ही और। अब देखिए ये नहीं है कि आपने एक ही जबान में बोलना है भाई, आप उसके छोटे छोटे लफ्ज बोलते जाएं तो कभी ना कभी मतलब 2 महीने 3 महीने में आप वो पूरा सेंटेंस भी बोलने लग जाएंगे। वो जेंसी की जुबान में ऑरा बन जाएगा। ऑरा तो आप अपना ऑरा डेवलप करते हैं, तो वो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर। और मैं कहा हर साल हम बूढ़े होते हैं और हर साल नई पौध हमारे पास आती है कि जी हम 1 साल बूढ़े हो रहे होते हैं, लेकिन वही 18 साल का बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं और वो क्या करना चाहते हैं उनके ख्वाब पूछते हैं और उनमें फिर उनके पीछे उनको दौड़ा देते हैं। दिस इज व्हाट मतलब माई लाइफ एज ए टीचर इज। और जब पढ़ाना शुरू किया था बेटा तो ये था कि लोग कहते थे कि मास्टर ने तो कोई टीवी नहीं देता। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और अब मेरे कितने ख़ानदान के लोग हैं जो कि टीचर्स हैं, देखते हुए मुझे, तो आई थिंक कि दिस इज़ सम सक्सेस दैट आई हैव गेन्ड। और जिन लोगों के लिए मैं क्वेश्चन मार्क था
आज शायद मैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क बन गया हूँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, तो दैट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर देम। तो हसीब खान पहले क्वेश्चन मार्क था, तो अब हसीब खान एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, वाओ की तरफ आ जाए या हाँ हाय की तरफ आ जाए, व्हाट एवर। लेकिन मतलब दैट इज़ व्हाट आई हैव गेन इन माई लाइफ, एंड आई बिलीव के वो यही है कि ज़िंदगी की कहानी है कि लोगों में खैर बांटो, मुस्कुराहटें बिखेरो, और जो वो चाहते हैं उनको वहाँ तक ले जाओ बगैर किसी गेन के, क्योंकि अल्लाह ने आपके बारे में बंदा को वहाँ पहुँचा दिया। फिर अल्लाह और आपका मामला है कि आपने कैसे, अल्लाह भी आपको कैसे लेके जाते हैं। लास्ट चीज़ आपसे मैं बात करूँगा सर, मैं लास्ट चीज़ यही कहूँगा कि आप मैसेज भी दें एक लोगों को। मेरा जी लोगों को मैसेज ये है कि अगर आप अपने ख्वाब, अगर आपके कोई ख्वाब हैं और आपके ख्वाब के ऊपर अगर दुनिया हंसती नहीं है, तो इसका मतलब है कि छोटा ख्वाब है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो भी ख्वाब आप देखते हैं उसके पीछे दीवानावार होके लग जाए। नहीं पहुंचेंगे कोई मसला नहीं, अल्लाह आपके लिए कोई ना कोई चीज़ बेहतर कर जानते होंगे, अल्लाह ताला आपके लिए कोई अच्छी चीज़ बनाते होंगे, हो जाएगा। मेरी भी ज़िंदगी में एक ख्वाब है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये बात सोची और मैंने लोगों को कहना शुरू किया। मैंने कहा कि जी मैंने गवर्नर पंजाब बनना है। तो मुझे सब लोग हंसने लग गए, उन्होंने कहा ओहो तुम्हारा तो किसी पार्टी के साथ भी ताल्लुक नहीं है, तुम क्या करते हो, तुम कैसे करोगे। मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, मैंने सिर्फ दुआ मांगी है कि मुझे बना दे, बेशक 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 7 दिन के लिए, दैट इज नन ऑफ माई मसला। मेरा मसला सिर्फ ये है कि जहाँ पे सारे गवर्नरों की तस्वीर लगी हुई है वहाँ पर मेरी तस्वीर लगनी चाहिए और उनके साथ लिखा होना चाहिए कि गवर्नर पंजाब हसीब मोहम्मद बिन कासिम खान, दैट्स माई फुल नेम। तो वो मेरे पूरे नाम के साथ वो चीज़ आए तो आई विल बी हैप्पी। शायद ना हो, मेरी ज़िंदगी में ना हो सके, नहीं होगा, लोग हंसते रहेंगे, लेकिन आई थिंक कि आप उनकी तरफ जाते नहीं हैं, अल्लाह ताला आपका खुद रास्ता बनाते हैं। तो आप अल्लाह पे, वही बात मैंने एक बात सोची थी और वो इफ्तिखार ठाकुर भाई का ही एक क्लिप है जो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह से उम्मीद नहीं होती, अल्लाह पे यकीन होता। वाह। तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है एक ना एक दिन ये बनना है, और कब बनना है ये मुझे नहीं ये पता। तो सर नहीं मालूम, ये भी हो सकता है कि आप पीएम बन जाए, ये भी हो सकता है आप सदर पाकिस्तान बन जाए, इट्स पाकिस्तान एनीथिंग। मुझे हमारे चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, तो मुझे कहते हैं यार हमारे आप दिलों के गवर्नर हैं। मैं कहा सर आई नो दैट, मुझे आपकी प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन जो असल चीज़ है कि वहाँ पे आप जाते हैं और एज गवर्नर आप मैं कैसे लोगों को खैर बांटूंगा, लोगों के लिए क्या करूंगा, तो वो तो उसी वक्त ही चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन अल्टीमेटली एक ख्वाब होता है, समझ लें दीवाने का ख्वाब ही है, लेकिन एक दीवाने का ख्वाब अल्लाह ताला कैसे पूरा करते हैं, दैट इज़ माय बिलीफ। तो इंशाल्लाह ताला उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। वी विश दैट, वी प्रे दैट कि आपको ये जो आपका ख्वाब है डेफिनेटली पूरा हो। और मैं सर इन द लास्ट मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत चीज़ें आपने सिखाई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, बहुत बड़ी तादाद में है। इंसान को खुशी तब होती है कोई एक बंदा भी अगर आपसे, उसको कोई लाइफ में फ़ायदा हो गया है, तो मेरा ख्याल है आपका मकसद पूरा हो गया। Exactly. मुझे मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने किसी एक का भी भला कर दिया ना तो आपका काम पूरा हो गया। जैसे कि आपने अपनी सैलरी ली, आप घर गए, आपने कहा मेरा काम हो गया। तो देखें ना, अभी स्टार्ट में हमारे से मेरा मूड थोड़ा डाउन था, एंड में मैं भी स्माइल कर रहा था ठीक है, आपको देख देख के। तो ये स्माइलिंग पर्सनैलिटी आपकी है, और गुस्सा तो हर बंदे को ही आता है किसी ना किसी बात पे, बट सर वेरी काइंड, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम अपना निकाला आज। सर को फिर भी तंग करेंगे दोबारा किसी दिन, अब सर को तंग करते रहना है हमने। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।